हेलो दोस्तों, आप सभी का मिशन मसूरी के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। कल हम जो पॉलिटी डिस्कशन कर रहे थे लास्ट वीडियो में, उसमें क्या हुआ कि स्विच ऑफ होने की वजह से वीडियो बीच में ही बंद हो गई थी। तो हम उसमें आगे बढ़ रहे हैं और उसमें आज हम जो फंडामेंटल राइट पढ़ रहे थे उसके अंतर्गत अभी तक मैंने आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बताया था, किसका? धर्मनिरपेक्षता का। और इसमें मैंने आपको अंतर भी बताया था, क्या डिफरेंस है पश्चिम की धर्मनिरपेक्षता से। फिर इसकी क्या समालोचनात्मक व्याख्या भी कर सकते हैं कि क्या ये सही है भारत के अकॉर्डिंग या नहीं है। इसके विपक्ष और विपक्ष है, वो हमने आपको यहाँ डिस्कशन कर ली। अब इसके बाद संवैधानिक प्रोविजनों पे आते हैं हम। तो संवैधानिक प्रोविजन अगर हम बात करें तो आर्टिकल 25 की बात करते हैं। आर्टिकल 25 एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ इससे पहले कि देखो, हालांकि पंथ निरपेक्ष शब्द है या सेकुलर जो शब्द है ये प्रियम्बल में 42 अमेंडमेंट के अंतर्गत जोड़ा गया था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारत 1976 में या 42 अमेंडमेंट के बाद ही पंथ निरपेक्ष बना। भारत का संविधान जब लागू हुआ था तभी से वो सेकुलरिज्म था। हालांकि सेकुलरिज्म शब्द का उल्लेख 1976 में किया गया था, लेकिन इसके जो अनुच्छेद है, इसकी जो प्रोविजन है, आर्टिकल 25, 26, 28 या इसका जो कॉन्सेप्ट है, इसका जो मर्म है, जो थीम है इसकी, वो पूरी सेकुलरिज्म पे ही डिपेंड है। इसलिए भारत शुरू से ही सेकुलरिज्म था जब संविधान लागू हुआ तब से। तो पिछली बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि 26 जनवरी 1950 को भारत कैसा था। तो ध्यान रखना, 26 जनवरी 1950 को भारत लोकतांत्रिक भी था, पंथ निरपेक्ष भी था और धर्मनिरपेक्ष भी था और संप्रभु था। हालांकि ये दो शब्द पंथ निरपेक्ष समाजवाद और पंथ निरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन में जोड़े गए थे। लेकिन शब्द जोड़ने से कुछ नहीं, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को था, क्योंकि समाजवाद के प्रोविजन है हमारे संविधान में। अगर आप आर्टिकल 39 बी एंड सी को पढ़ेंगे हम, तो वो सामाजिक न्याय की बात करते हैं। और सामाजिक न्याय किसका कॉन्सेप्ट है? समाजवाद का। ठीक है ना। तो इसमें जो समाजवाद शब्द था, वो समाजवाद, हालांकि उस शब्द जोड़ा गया था, 2-3 शब्द जोड़े गए थे, आपको पता है प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन में। एक था समाजवाद, एक था पंथ निरपेक्ष, एक था अखंडता। लेकिन ये शब्द जोड़े गए थे, हालांकि हमारे संविधान में प्रोविजन इनके पहले से ही थे। इसलिए गलत मत करके आना, भारतीय संविधान 1950 के दिन ही लोकतांत्रिक, संप्रभु, समाजवाद और पंथ निरपेक्ष था। ये प्री में क्वेश्चन आया था, ये बहुत लोगों से गलत हुआ था, मैं भी इसको गलत करके आया था जल्दीबाजी में। लेकिन गलत बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि भारतीय संविधान में शब्द की बात नहीं, मर्म की बात है, इसकी उसके भाव की बात, और भाव पहले से ही जुड़ा हुआ था। तो अब देखते हैं आर्टिकल 25, जिसमें अंतःकरण की स्वतंत्रता की बात की है। अंतःकरण की स्वतंत्रता का मतलब है कि कोई व्यक्ति अपने किसी भी आस्था को मान सकता है, स्वीकार सकता है और उसका प्रचार कर सकता है, और आस्था को नहीं भी मान सकता है, ये भी अधिकार है। यानी कोई व्यक्ति नास्तिक भी रह सकता है और उसको जरूरी नहीं कि उसको बाध्य नहीं किया जा सकता है कि वो किसी आस्था को ही माने। तो ये आर्टिकल 25 के अंतर्गत व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता का या उसकी आस्था के चयन का अधिकार दिया गया है। लेकिन ये जो अधिकार दिया गया है इसको, ये अधिकार एब्सोल्यूट नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है, इन पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है। कैसा? रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। और रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन के कुछ आधार होते हैं, यानी कि ऐसा नहीं कि हर मनमानी तरीके से। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन के आधार है, और क्या आधार है जिनके आधार पर इसमें प्रतिबंध लगाया जा सकता है, उसकी व्याख्या आर्टिकल 25 के 2 में की गई है। 25(1) में तो अधिकार दिया गया है, और 2 में 25 के 2 सेक्शन में इसको रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है। और किस किस आधार पर लगाया जा सकता है? एक तो लोक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए, एक हेल्थ इशू को, और एक कर्टसी यानी शिष्टाचार। इनको बनाए रखने के लिए किसी भी धर्म पर किसी व्यक्ति के धार्मिक आस्था पर कुछ तार्किक प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई धर्म किसी व्यक्ति को, जैसे जैनियों की आस्था है कि वो भूखा रहे, उनका एक भूखा है या शरीर त्याग का अधिकार, उनको मतलब बहुत दिन तक जो वो भूखे रह करके आस्था रखते हैं या प्रार्थना करते हैं, तो बोलता है कि इससे व्यक्ति के स्वतंत्रता पर अधिकार, व्यक्ति का जो स्वास्थ्य है वो खराब होगा, और स्वास्थ्य खराब होगा तो व्यक्ति के जीवन के अधिकार को संकट आएगा। और उस आधार पर जैन धर्म की इस आस्था को क्या कर सकता है, राज्य तार्किक प्रतिबंध लगा सकता है।
इसी प्रकार अगर हम बात करें कर्टसी यानी सदाचार की, अगर किसी धर्म का कोई प्रोविज़न ऐसा है जो सदाचार के विरुद्ध है तो भी उसको तार्किक प्रतिबंध लगा सकते हैं। इसके अलावा यह है कि राज्य आर्थिक, वित्तीय और लौकिक आधार पर, राज्य है वो अगर ज़रूरत पड़े तो आर्थिक, वित्तीय और लौकिक आधार पर भी प्रतिबंध लगा सकता है और सामाजिक समाज सुधार के आधार पर प्रतिबंध लगा सकता है। और समाज सुधार के आधार पर प्रतिबंध की अगर हम बात करें तो जैसे सबरीमाला मंदिर का इशू, भाई सबरीमाला मंदिर में आपकी आस्था है कि आप महिलाओं को प्रवेश ना करने दें, लेकिन चूंकि महिलाओं को प्रवेश ना करके तुम आर्टिकल 14 का उल्लंघन कर रहे हो, इसलिए इसको संविधान उल्लंघित घोषित करता है, इसको प्रतिबंधित घोषित कर सकता है। ठीक है ना। तो समाज सुधार, अगर किसी समाज में सुधार करने हैं और वहाँ उस धर्म के कुछ प्रोविजन टकराते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कई मामलों में, जैसे 3 तलाक मामला है, 3 तलाक मामला, सबरीमाला मंदिर प्रवेश जो मामला है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने बोला है कि सामाजिक जो सुधार है, अगर हम सोशल रिफॉर्म करने चाहते हैं, और सोशल रिफॉर्म यानी कि हम सामाजिक समानता की बात करना चाहते हैं, हम महिलाओं के अधिकारों की बात करना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में यदि धार्मिक जो क्रियाकलाप टकराते हैं या धर्म के प्रबंधन टकराते हैं, ठीक है, धार्मिक क्रियाकलाप, धर्म के प्रबंधन ये टकराते हैं, तो इनको क्या किया जा सकता है, सीमित किया जा सकता है। इसी प्रकार अगर हम बात करें लोक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, अगर लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए मतलब देखो सबको पता है, हर व्यक्ति को पता है कि किसी भी धर्म को माने, किसी भी धर्म का प्रचार करें, लेकिन प्रचार करके किसी व्यक्ति के अधिकारों को सीमित नहीं करेगा वो, यानी किसी व्यक्ति को लोभ, लालच ये दे करके वो सीमित नहीं करेगा। तो आर्टिकल 25(1) में जो आपको धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, उसी धार्मिक स्वतंत्रता पर कुछ तार्किक प्रतिबंध आर्टिकल 25(2) में लगाए गए, जिसमें लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य, सदाचार, सामाजिक सुधार, इनके आधार पर किसी भी व्यक्ति के धार्मिक स्वतंत्रता पर सीमित किया जा सकता है। इसमें हुआ क्या था कि इसमें बोला गया कि आर्टिकल 25(1) के अंतर्गत व्यक्ति को धर्म प्रचार का अधिकार है, कि कोई व्यक्ति अपने धर्म का प्रचार और प्रसार कर सकता है। ठीक है ना, कोई व्यक्ति अपने धर्म का प्रचार और प्रसार कर सकता है, लेकिन इसमें ये बोला गया कि कोई इसको लेकर क्या है कि लोग धर्म का प्रचार कर रहे थे, और धर्म का प्रचार करने में लोग लोभ, लालच, डर, भय इनका प्रयोग कर रहे थे, कि कुछ लोगों को पैसा दिला करके ईसाई जो मिशनरियाँ हैं, वो ईसाई मिशनरियाँ जनजातियों को पैसा, उनको कुछ सुविधाएं प्रोवाइड करवा करके उनका धर्मांतरण करवा रहे थे। तो जब इसका मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो ईसाई मिशनरियों ने बोला कि धर्म का प्रचार करना हमारा क्या है, फंडामेंटल राइट है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसमें इसका नाम है स्टेनिल्सवाद में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि धर्मांतरण करवाना, धर्मांतरण कैसे, वैधकारी तरीके से, लोभ या लालच इनके माध्यम से यदि आपने धर्मांतरण करवाया है तो ये आर्टिकल 25 का अधिकार नहीं बल्कि आर्टिकल 25 का उल्लंघन है, क्योंकि इसमें आप दूसरे व्यक्ति की अंतःकरण की स्वतंत्रता का हनन कर रहे हो। अर्थात धर्म का प्रचार करना सही है, लेकिन धर्मांतरण को वैधकारी बनाना, लोभ लालच के अकॉर्डिंग बनाना गलत है। आप अपने धर्म का प्रचार करो, उसकी अच्छी बातों को बताओ। अगर कोई व्यक्ति चाहता है आपके धर्म की तरफ अट्रैक्ट होना तो वो इच्छा से आपका धर्म स्वीकार करे तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आप उसको लोभ लालच और डर देते हो, छल कपट इनके माध्यम से यदि उसका धर्मांतरण करवाते हो तो ये आर्टिकल 21 का ही उल्लंघन है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस धर्मांतरण को रोकने की बात बोली। इसके बाद अलग अलग राज्यों ने धर्मांतरण को रोकने के लिए कानून बनाए, जिसमें हम बात कर सकते हैं ओडिशा ने 1967 में धर्मांतरण को रोकने के लिए कानून बनाया, मध्य प्रदेश ने 1968 में बनाया, लेकिन संसद अभी तक ऐसा कोई भी कानून संसद ने नहीं बनाया कि धर्मांतरण को रोकने के लिए ओवरऑल इंडिया में कोई प्रोविजन कर दिया जाए। ये राज्यों पर जिम्मेदारी छोड़ दी गई, राज्य अपने अपने लेवल पर इसको कानून बनाते हैं। ये बात तो है 25 में। आर्टिकल अगर 26 की हम बात करें तो आर्टिकल 26 में धार्मिक संगठनों को स्वतंत्रता दी गई। किसको? धार्मिक संगठनों को। ध्यान रखना, आर्टिकल 25 में व्यक्ति की आस्था को स्वतंत्रता दी गई है, तो आर्टिकल 26 में धार्मिक संगठन है, जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है,
इनको स्वतंत्रता देगी। और स्वतंत्रता क्या है कि ये अपने जो एक तो अपनी स्थापना कर सकते हैं, कोई भी धर्म अपने संगठन की अपने धर्म की स्थापना कर उसके संगठन की स्थापना कर सकता है। उसमें जो अचल और जब मूवेबल और इमूवेबल यानी अचल और चल संपत्ति है उसको अर्जित कर सकता है, और दूसरी बात उसका प्रबंधन कर सकता है। लेकिन ध्यान रखना, वो संपत्ति रख सकता है, उसका प्रबंधन कर सकता है, लेकिन सारी चीज़ रूल के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, लीगली होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि इलीगल तरीके से पैसा कमा करके उनको रख सके, ऐसा चीज़ नहीं है। वो ब्लैक मनी का यूज नहीं कर सकता, वो केवल जो वाइट मनी उसका यूज करेगा। तो वो संपत्ति अर्जित कर सकता है, प्रबंधन कर सकता है, लेकिन सारी चीज़ रूल के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो हर धर्म को ये चीज़ दी गई है, लेकिन इस पर भी प्रतिबंध लगाए गए 3 आधार पर: लोक व्यवस्था के आधार पर, स्वास्थ्य के आधार पर और सदाचार के आधार पर। यानी कि अगर कोई धार्मिक संगठन है और धार्मिक संगठन अगर मान लो ऐसे भड़काऊ भाषण दे रहा है जो हमारे लॉ एंड ऑर्डर को डिस्ट्रॉय करते हैं, तो उस धार्मिक संगठन को हम क्या कर सकते हैं? प्रतिबंध कर सकते हैं। हालांकि वो बोलेगा कि भाई मेरा धर्म का अधिकार है कि मैं धर्म का संगठन बढ़ा सकता हूँ, ठीक है ना, मुझे धार्मिक संगठन बढ़ाने का अधिकार है। लेकिन ध्यान रखना, उसमें बोला गया है कि आप यदि इन 3 चीज़ों को नुकसान पहुँचा रहे हो तो आपके धार्मिक संगठन के जो अधिकार हैं, जो धार्मिक संस्थाओं को जो अधिकार दिए रिलीजियस इंस्टीट्यूट हो, उनको क्या कर सकते हैं? हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उनको मतलब प्रोहिबिटेड कर सकते हैं, ठीक है। ये तो है आर्टिकल 25 समझ में आ गया आर्टिकल। अब आर्टिकल 27 आपको पता है कि आर्टिकल 27 का जैसे आपने देखा होगा जजिया कर क्या है? एक धार्मिक कर था जो गैर इस्लामों पर लगाए जाने वाला बाध्यकारी कर था। यानी कि और ये किस लिए लगाया जाता था? धर्म की अभिवृद्धि के लिए। इसके लिए जजिया कर था, एक मुसलमानों पर लगाया जाने वाला कर भी था, जकात जान कौन सा, मैं उसको नाम नहीं जानता था। तो ये दोनों जो कर लगाए जाते थे इसलिए थे कि हम धर्म की क्या करेंगे? वृद्धि करेंगे, धर्म का प्रचार करेंगे, इसलिए राज्य जिनको लगाता है। आर्टिकल 27 ने बोला कि जो राज्य का काम ही नहीं है, वो राज्य का काम नहीं है धर्म का प्रसार करना, ये तो व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन से संबंधित है। इसलिए आर्टिकल 27 राज्य को क्या करता है? प्रतिबंध करता है कि राज्य कर लगाकर धार्मिक कार्यों में उसको खर्च नहीं करेगा। ध्यान रखना, राज्य कर लगा करके धार्मिक कार्यों में उसको खर्च नहीं करेगा, क्योंकि ये बोला गया कि कर तो क्या है? भौतिक चीज है, और भौतिक चीज का धर्म से संबंध नहीं होना चाहिए। इसलिए धार्मिक कर नहीं लगाए जाएंगे और ना ही धर्म की अभिवृद्धि के लिए कोई कर लगाया जाएगा। ये आर्टिकल 27 में है, और यही तो पंथ निरपेक्षता है। क्योंकि पंथ निरपेक्षता यही है कि किसी भी धर्म मतलब राज्य का इंटरफेयर नहीं होगा किसी धर्म के मामलों में, किसी धर्म की वृद्धि के मामलों में। राज्य सबके साथ समान व्यवहार करेगा और सभी के कल्याण के लिए कार्य करेगा। तो ये है आर्टिकल 27, और इसको लेकर एक सुप्रीम कोर्ट ने कई मामले आए। सुप्रीम कोर्ट के केसों को देखेंगे, उससे पहले हम अनुच्छेद 28 को पढ़ लेते हैं। आर्टिकल 28 देखो, किसी भी धर्म की अगर अभिवृद्धि करनी है तो उसमें शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लेकिन धार्मिक शिक्षा हमारे संविधान में उसको प्रतिबंध लगाया गया कि शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अब धार्मिक शिक्षा 2 प्रकार की, ध्यान रखना। आर्टिकल 28 क्या कहता है? शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक स्वतंत्रता नहीं दी जाएगी। आर्टिकल 28 में धार्मिक जो शिक्षा है, सॉरी मैंने गलत कर दिया, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो धार्मिक शिक्षा भी 2 तरह की होती है। एक तो धर्म की आस्था से संबंधित, धर्म के जो क्रियाकलाप है उनसे संबंधित, और दूसरी धर्म के दर्शन से संबंधित। जैसे अगर बात करूं बौद्ध धर्म की, तो बौद्ध धर्म की आस्था है कि वहाँ मठों में रहते हैं, भिक्षु रहते हैं, है ना, और बौद्ध के प्रति वो संन्यास जो भी उनकी क्रियाकलाप उनको करते हैं। लेकिन बौद्ध धर्म के दर्शन अहिंसा, सत्याग्रह मतलब सत्य, मध्यम मार्ग, तो बोला है कि देखो ये जो शिक्षा है ये धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, लेकिन किसी धर्म के दर्शन की शिक्षा जो समाज के विकास, समाज के शिक्षा के लिए, समाज के नैतिक कल्याण के लिए जरूरी है, वो धार्मिक शिक्षा, वो दर्शन की शिक्षा दी जा सकती है। अर्थात आपको जो पैगंबर मोहम्मद के दर्शन के बारे में बताया जाता है, गुरु नानक जी देव के दर्शन के बारे में बताया जाता है, महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में, रामायण की शिक्षाओं के बारे में, महाभारत की शिक्षाओं के बारे में बताया जाता है, इसे हम धार्मिक शिक्षा नहीं बोलेंगे। हर क्लास में शिक्षा चलती है, लेकिन इसे हम दर्शन की शिक्षा बोलेंगे, और दर्शन की शिक्षा व्यक्ति के विकास के लिए जरूरी होती है। इसलिए धार्मिक शिक्षा और दर्शन की शिक्षा दोनों अलग अलग है।
तो आप ध्यान रखें, धार्मिक शिक्षा देने पर प्रतिबंध है। और कैसे प्रतिबंध है? आर्टिकल 21 का एक क्या कहता है, 28 का 1 क्या कहता है कि जो स्टेट की गवर्नमेंट की, अगर गवर्नमेंट की कोई संस्था है, चाहे वो केंद्रीय स्तर पर हो, जैसे अगर आपका जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, केबीएस विश्वविद्यालय, केबीएस विद्यालय, ये जो सरकारी स्कूल है, यानी जो पूरा राज्य के द्वारा संचालित किए जाते हैं, उनमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती किसी भी स्थिति में। ठीक है, तो सरकार की संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, ये 28 का 1 कहता है। आर्टिकल 28 का 2 क्या कहता है कि अगर कोई धार्मिक ट्रस्ट है, तो ट्रस्ट जिस धर्म से जुड़ा हुआ है वो उस धर्म की शिक्षा दे सकता है। जैसे आप दयानंद सरस्वती जो ट्रस्ट है वो ऋग्वेद की शिक्षा दे सकता है, क्योंकि देखो हमने सरकारी सेक्टर, राज्य क्या करता है, राज्य देखो किसी को प्रतिबंध भी नहीं कर सकता, लेकिन राज्य किसी के साथ विरोध नहीं कर सकता। राज्य ने बोला है कि हर धर्म को अपनी अभिवृद्धि करने के लिए धार्मिक शिक्षा देने का पूर्ण अधिकार है, लेकिन धर्म का ट्रस्ट देगा, उसको सरकारी संस्थाओं में शिक्षा नहीं दी जाएगी। क्योंकि अगर किसी धर्म की सरकारी शिक्षाओं में सरकारी शिक्षण संस्थानों में यदि शिक्षा दी गई तो वो सेकुलरिज्म का उल्लंघन होगा। तो पहला यह है कि राज्य के द्वारा स्पॉन्सर समस्त स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, उनमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। और दूसरी बात यह है कि अगर कोई ट्रस्ट है तो वो ट्रस्ट जिस धर्म से संबंधित है उस धर्म की शिक्षा दे सकता है, क्योंकि ये उसका भी एक अधिकार है। तीसरा, आर्टिकल 28 के 3 के अंतर्गत क्या बोला है कि देखो जितने भी राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त, अब राज्य द्वारा जितनी भी एप्लाइटेड गवर्नमेंट भी हो सकती है और प्राइवेट भी हो सकती है, तो जितने भी राज्य के द्वारा मान्यता प्राप्त जितनी भी प्राइवेट स्कूल है उनमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, परंतु ऐसी शिक्षा में किसी छात्र को बाध्यकारी नहीं किया जा सकता। उसकी सहमति पर डिपेंड करेगा कि वो छात्र किसी धर्म की शिक्षा लेना चाहता है या नहीं लेना चाहता। तो इस प्रकार हमने आर्टिकल 28 के अंतर्गत धार्मिक शिक्षा को प्रतिबंध किया गया है, क्योंकि धार्मिक शिक्षा सेकुलरिज्म के विरुद्ध हो जाती है। लेकिन ध्यान रखना, जो दर्शन की शिक्षा दी जाती है वो जरूरी है। ठीक है, तो आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक धर्मनिरपेक्षता के प्रोविजन है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि संविधान धर्मनिरपेक्षता के प्रोविजन का है, तो ये है। कुछ केसों को देख लेते हैं, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जब हमें कहीं इनका फैक्ट के रूप में यूज कर सकते हैं, क्योंकि इस बार सुप्रीम कोर्ट ने एक क्वेश्चन पूछा था कि संवैधानिक नैतिकताओं को बढ़ावा देने वाले सुप्रीम कोर्ट के केसों को बताइए। तो संवैधानिक नैतिकता का मतलब है स्वतंत्रता, समानता, न्याय, इनको बढ़ावा देने वाले सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजमेंट हो उनको आपको लिखना है बस। ठीक है, अब इसमें 2-3 केसों को पढ़ लेते हैं। एक है रतिलाल पानाचंद वर्सेज बॉम्बे राज्य, 1954 में केस आया था। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो अंतःकरण की स्वतंत्रता के लिए किसी एक धर्म के अनुयायियों के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए समान, यानी जो आर्टिकल 25 में जो आपको अंतःकरण की, कंसेंस की जो स्वतंत्रता दी गई, विश्वास आस्था की स्वतंत्रता दी गई, वो हर व्यक्ति के लिए, हर समाज के लिए और हर धर्म के लिए बराबर है। हम किसी को विशेष रूप से बढ़ावा नहीं दे सकते। ये बात रतिलाल पानाचंद वर्सेज स्टेट ऑफ बम्बई में ये केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था। दूसरा को जो मैंने बता दिया, स्टेनलेस वास वर्सेज मध्य प्रदेश, इसमें बोला कि धर्मांतरण को आप बाध्यकारी नहीं कर सकते। इसके बाद है जगदीश्वरानंदवाद, ये 1984 में आया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि जो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने धर्म के एसेंशियल धर्म को 2 भागों में बांट दिया। एक तो धर्म का एसेंशियल पार्ट और एक धर्म का नॉन एसेंशियल पार्ट। धर्म का अनिवार्य हिस्सा और धर्म का गैर अनिवार्य हिस्सा। तो सुप्रीम कोर्ट ने जगीश्वरवाद में धर्म का अनिवार्य और गैर अनिवार्य हिस्सा है उसको विवादित करते हुए बोला, उसमें भेद करते हुए बोला कि एसेंशियल हिस्सा यह है जो धर्म की आस्था के लिए जरूरी है, उस धर्म की आस्था के लिए जरूरी है, जैसे नमाज पढ़ना, जैसे मंदिर में पूजा करना या पूजा पाठ करना, ये उसकी आस्था के लिए ज़रूरी है, उसके हाथ जोड़ना जो भी है। तो धर्म को एक तो धर्म के एसेंशियल पार्ट
और एक धर्म के नॉन एसेंशियल पार्ट। जैसे देखो आपको भजन गाना धर्म के अनुकूल है, लेकिन भजन को स्पीकर पे गाएं ये तो धर्म में कहीं लिखा हुआ नहीं था। क्योंकि जब ऋषि मुनि या प्राचीन काल में धर्म की जो अगर चाहे नमाज वाला पार्ट भी देख लो, नमाज भी हो या धर्म भजन भी हो, इनको स्पीकर पे अगर आप गाए तो ये धर्म का एसेंशियल पार्ट नहीं है। इसलिए अगर जुलूस निकालना ये धर्म का एसेंशियल पार्ट नहीं है, जुलूस निकालना धर्म का एसेंशियल पार्ट नहीं है, इसलिए जुलूस पे प्रतिबंध किया जा सकता है। या वस्त्र पहनना धर्म का एसेंशियल पार्ट नहीं है, या हम कह सकते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये यानी कि गौ हत्या करना, बकरा हत्या करना, ये जो पार्ट है धर्म के आवश्यक तत्व नहीं है, इसलिए इनको राज्य रेगुलेट कर सकता है। धर्म का आवश्यक पार्ट तो ये है कि वो जो धर्म की ईश्वर की आस्था के लिए ज़रूरी है। जैसे अगर ईद में कोई नमाज पढ़ रहा है तो नमाज पढ़ना उसका ज़रूरी है, लेकिन नमाज पढ़ना इसको स्पीकर के थ्रू पढ़ना ये ज़रूरी नहीं है। क्योंकि जब नमाज का प्राचीन काल में पैगंबर मोहम्मद साहब के बाद ही आया था तो इसको स्पीकर उस टाइम थे नहीं, तो उस टाइम भी तो लोग धर्म की आस्था रखते थे। तो बोला इट इज़ नॉट एसेंशियल पार्ट ऑफ द रिलीजियस। ठीक है, तो इसका मतलब इसी प्रकार कोई भजन पढ़ रहा है और भजन को स्पीकर पे पढ़ रहा है तो वो इसका एसेंशियल पार्ट नहीं है। या कपड़े पहनना, भगवा कपड़े पहनना, ये दिस इज नॉट एसेंशियल पार्ट ऑफ ए रिलीजियस, है ना। तो बोला रिलीजियस का जो एसेंशियल पार्ट है, जो धर्म और व्यक्ति की, जो ईश्वर और व्यक्ति की आस्था के लिए जरूरी है, उस पर राज्य प्रतिबंध नहीं लगा सकता। लेकिन गैर एसेंशियल जो पार्ट है, धर्म के तत्व है, उन पे राज्य प्रतिबंध लगा सकता है। जगदीश्वरानंद बाद में सुप्रीम कोर्ट ने यही बात बोली और इसमें बोला कि कपाल लेकर या जुलूस निकालना धर्म का मूलभूत तत्व नहीं है, अर्थात इस पर राज्य प्रतिबंध लगा सकता है। ठीक इसी प्रकार बकरी ईद पर गाय हत्या इस्लाम धर्म के लिए अनिवार्य नहीं है कि भाई इस्लाम में आस्था रखनी है तो बकरा ईद पे गाय हत्या करो। दिस इज नॉट एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम रिलीजियस। तो स्टेट कैन रेगुलेट इट, स्टेट इसको रेगुलेट कर सकता है क्योंकि यह धर्म की एसेंशियल पार्ट नहीं है। तो ये जगदीश्वरवाद दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट केस इन रिलीजियस फ्रीडम, इसको जरूर ध्यान रखना। तो अब हम आर्टिकल 28 तक पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। और सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने खुद देखो ये बोला है कि धार्मिक अधिकारों के लिए अभिन्न विशेषता यानी कि एसेंशियल फीचर ऑफ रिलीजियस। तो बोला सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो पशुओं की बलि देना धर्म का एसेंशियल पार्ट नहीं है, महिलाओं को मंदिरों में प्रवेश करने से रोकना ये धर्म का एसेंशियल पार्ट नहीं है, लाउड स्पीकर का प्रयोग करना ये एसेंशियल पार्ट नहीं है, फटाके चला, अरे ये आज से पहले फटाके थोड़ी होते थे, जब दीपावली मनाते थे तो फटाके नहीं होते थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये धर्म का एसेंशियल पार्ट नहीं है, इसलिए इनको रेगुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और बोला कि यदि दो अधिकार, एक तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और एक व्यक्ति के जीवन का अधिकार, अगर इन दोनों में टकराहट होती है तो इन दोनों में यदि टकराहट होती है तो हम राइट टू लाइफ को वरीयता देंगे। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने जो संतारा प्रथा है जैनियों की उसको क्या कर दिया, प्रतिबंध कर दिया। बोला संतारा प्रथा जैन धर्म का एसेंशियल पार्ट नहीं है, ये जैन धर्म की आस्था का एसेंशियल पार्ट नहीं है, इसलिए। और दूसरी बात ये व्यक्ति के जीवन के अधिकार को नुकसान पहुंचाता है, तो इसलिए उसने बोला कि यदि धर्म की स्वतंत्रता के दाव में अगर किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन होता है तो हम उसको क्या कर देंगे, प्रतिबंध बोल देंगे। ठीक है। इसके बाद धर्म जो रिलीजियस कन्वर्जन जो मैं बता रहा था उसको लेकर कई राज्यों ने अब तक एक्ट बना दिया, आप ध्यान रखना। 1968 में ओडिशा ने बनाया था, सॉरी 67 में, 1968 में मध्य प्रदेश ने बनाया था, 1978 में अरुणाचल प्रदेश में, 2000 में छत्तीसगढ़, 2003 में गुजरात, 2007 में हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु ने भी 2002 में बनाया था, बाद में इसको रद्द कर दिया गया। और उत्तराखंड ने हाल ही में 2018 में जो धर्मांतरण को रोकने हेतु एक्ट बनाए थे। और ये मैंने बता दिया कि अगर जीवन के अधिकार और जो स्वतंत्रता के अधिकार में अगर टकराहट होती है तो जीवन के अधिकार को वरीयता दिया जाएगा हमेशा। ये क्वेश्चन आपसे प्री मेन से पूछे जाते हैं, तो इनको ध्यान रखना। आपको हमेशा प्रोग्रेसिव डिसीजन लेना है। अगर कोई केस स्टडी में पूछा जाता है आपको, तो आपको हमेशा प्रगतिशील निर्णय लेना है कि देखो धर्म मानना अच्छी बात है, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला जैन धर्म के अनुयायी संतारा प्रथा का पालन करें, लेकिन संतारा के माध्यम से अगर वो जीवन का त्याग करें तो इसे आत्महत्या के रूप में माना जाएगा, इसे धर्म की आस्था का पार्ट नहीं माना जाएगा। इसलिए इसको सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, प्रतिबंध किया था संतारा प्रथा को। ठीक है। तो आपके दो चीज़ समझना है इसमें, एक तो एसेंशियल का मतलब क्या है, एक गैर नॉन एसेंशियल का मतलब क्या है। और एसेंशियल में सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया था, और गैर जो एसेंशियल पार्ट ऑफ रिलीजियस है उनमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया। तो अभी तक हमने पढ़ा था धर्मनिरपेक्षता का बात।
अब ध्यान रखना, लोकतंत्र की एक सबसे खास निशानी होती है अल्पसंख्यकों के लिए अधिकार। अल्पसंख्यकों को अधिकार, सबसे पहले अल्पसंख्यकों के लिए अधिकार की जरूरत क्यों पड़ती है, इसको पढ़ते हैं। तो बोला कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इनकी सांस्कृतिक पहचान के लिए जरूरी है। किसकी? कल्चरल आइडेंटिफिकेशन। कल्चरल आइडेंटिफिकेशन के लिए अल्पसंख्यकों को अधिकार जरूरी है, क्योंकि देखो, बहुसंख्यक की संस्कृति, जो समाज में बहुसंख्यक है, उनकी संस्कृति तो अपने आप विजुअलिटी में रहेगी, क्योंकि वो तो पहले ही और एक समाज बहुसंख्यक के अकॉर्डिंग ही ज़्यादा उस पर प्रभाव रहता है। इसलिए बहुसंख्यकों के अधिकार, बहुसंख्यकों की जो प्रथा है, रीति रिवाज है, परंपराएं हैं, वो तो बने रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो खतरा होता है लोप होने का, लैप्स होने का, या जिसे हम कह सकते हैं कि मतलब एक तरह से विलुप्त होने का, वो खतरा होता है अल्पसंख्यकों के अधिकारों, अल्पसंख्यकों की संस्कृति के लिए। इसलिए अल्पसंख्यकों की संस्कृति को बचाना सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, क्योंकि डेमोक्रेसी में बहुसंख्यक के हितों की सुरक्षा हो सकती है। बहुसंख्यक के हितों की रक्षा तो अगर हम बात करें तो राजतंत्र में होती थी, क्योंकि राजा बहुसंख्यक समाज के दबाव में उसके अकॉर्डिंग नियम बनाता था। लेकिन सबसे बड़ा डेमोक्रेसी वह है कि जहाँ हर व्यक्ति में मिनोरिटी वर्ग का रहा है, तो माइनॉरिटी वर्ग के व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा करना डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी निशानी है। तो इसलिए सांस्कृतिक पहचान के लिए उनको अधिकार देना जरूरी है। उनको विशेष अधिकार देंगे तभी वो अपनी संस्कृति, भाषा को आगे बढ़ा पाएंगे और अपनी पहचान बना पाएंगे। दूसरा, उनको हमेशा मनोवैज्ञानिक भय रहता है। समाज का जो अल्पसंख्यक वर्ग रहता है उसको हमेशा भय रहता है कि वो विलुप्त हो सकता है, उसकी भाषा, उसकी संस्कृति, क्योंकि इनको बोलने वाले, इनको फॉलो करने वाले लोगों की संख्या बहुत कम होती है, और धीरे धीरे जब ये संख्या घटती जाती है तो इनका विलुप्तीकरण होता जाता है। तो इसलिए इनके मनोवैज्ञानिक भय को दूर करने के लिए संविधान निर्माताओं ने इनके लिए अधिकार दिए कि आपकी शिक्षा, संस्कृति को बनाए रखने के लिए आपको विशेष अधिकार देते हैं। ठीक है। इसी प्रकार आपको पता है कि जो लोकतंत्र है, और लोकतंत्र मतलब बहुमत का शासन, और बहुमत का शासन मतलब अल्पसंख्यकों के हितों, अल्पसंख्यकों की कोई भागीदारी नहीं होगी। तो अल्पसंख्यकों की भागीदारी नहीं होगी, क्योंकि आपको देखा है कि एक राजनेता अगर किसी सीट से चुनाव लड़ रहा है तो वो हमेशा 50% लोगों को खुश करने के चक्कर में रहता है कि ये 50% लोग खुश हो गए तो मैं चुनाव जीत जाऊंगा, तो अन्य सदस्यों की, अन्य जो मतदाता होता है उन पर ध्यान नहीं देता। और इसलिए हम कह सकते हैं कि बहुसंख्यक समाज पे तो हर कोई नेता ध्यान देगा, हर कोई लीडर ध्यान देगा, अल्पसंख्यक पे कोई ध्यान नहीं देता, क्योंकि यहाँ से वोट उनके कम होते हैं। तो इसलिए इनके राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने के लिए इनको कुछ विशेष अधिकार देने पड़ेंगे, नहीं तो इनके अपने इतने वोट नहीं है कि खुद अपने वोटों से इलेक्टेड होकर के अपना रिप्रेजेंटेशन कर सके। इसलिए इनको विशेष अधिकार देना बहुत ही जरूरी है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने सबसे ज़्यादा जो फोकस किया, बोला अल्पसंख्यकों को अधिकार देना चाहिए, क्योंकि अल्पसंख्यकों को दिया गया अधिकार उनकी दृष्टता बढ़ाता है, उनकी विजुअलिटी, उनकी पहचान है, इसको बढ़ावा देता है। इसलिए इनके लिए अधिकार जरूरी है। इसी प्रकार पार्था चटर्जी ने भी एक अच्छी बात बोली। पार्था चटर्जी बोलती है कि देखो, राजनीति में बहुसंख्यक समाज के तो हमेशा अधिकार रहेंगे, क्योंकि वो स्वाभाविक रूप से उसका समाज में प्रभाव रहता है। असली लोकतंत्र तो अल्पसंख्यकों को अधिकार देने से है। वास्तविक लोकतंत्र तो अल्पसंख्यकों को अधिकार देने से लिए, इसलिए अल्पसंख्यकों को अधिकार दिया जाए। अब ध्यान रखना, जब भी आप अल्पसंख्यकों की अधिकारों की बात लिख रहे हो, जब भी आप माइनॉरिटी वर्ग के लिए कुछ लिख रहे हो, तो इन शब्दों को सांस्कृतिक पहचान बनाने के लिए, उनकी राजनीतिक भागीदारी करने के लिए, उनकी दृढ़ता के लिए और एक पंथ निरपेक्ष राज्य को बनाए रखने के लिए उनके लिए अधिकार बहुत ज़रूरी है। इस कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। अगर कारण पूछें तो ये सारे कारण आप बता सकते हैं कीवर्ड के साथ, एग्जाम्पल के साथ, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा बन सकता है। और फिर फैक्ट दे सकते हैं कि भारतीय संविधान में चूंकि अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा करता है, इसलिए उसने भी क्या दिया, इनको विशेष अधिकार दिए हैं। तो अल्पसंख्यकों के लिए अधिकार आर्टिकल 29 और 30 में है, और ये फंडामेंटल राइट की श्रेणी में आते हैं, अर्थात किसी भी स्थिति में इनको क्या नहीं किया जा सकता, हटाया नहीं जा सकता। ठीक है ना। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए अगर हम आर्टिकल 29 को देखें, तो आर्टिकल 29 के दो पार्ट हैं। पहला पार्ट क्या कहता है कि किसी भी वर्ग को, हर वर्ग, चाहे वो बहुसंख्यक है चाहे वो अल्पसंख्यक है, उसको अपनी भाषा, अपनी लैंग्वेज,
अपनी लिपि और अपनी संस्कृति इनको बनाए रखने का अधिकार। अर्थात किसी की भाषा, लिपि या संस्कृति को लुप्त नहीं किया जा सकता। हर व्यक्ति उसको बनाए रख सकता है, उसका प्रचार कर सकता है, उसको बढ़ा सकता है। ये उसका क्या है? फंडामेंटल राइट। ये दिया एक तो आर्टिकल 29 के 2 में क्या गया कि राज्य द्वारा, ध्यान रखना 29 दिया कि राज्य की जो स्टेट स्पॉन्सर्ड इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट की जितनी भी संस्था है, उनमें भाषा, जाति, प्रजाति, इनके आधार पर उनके प्रवेश में, उनकी एग्जामों में धर्म, भाषा, जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अर्थात जो वंचित वर्ग के, अल्पसंख्यक वर्ग की भाषा वाले लोग हैं, धर्म वाले लोग हैं, उनको भी समान अधिकार होगा। अर्थात उनके साथ किसी भी प्रकार का अधिकार, भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये तो है आर्टिकल 29 के अंतर्गत की बात। ये तो है इक्वल बनाने के लिए। अब उनको विशेष करने के लिए अनुच्छेद 30 में उनको विशेष करने के लिए अधिकार दिए गए। विशेष करने के लिए अधिकार ये कि अल्पसंख्यकों को, यानी कि जो अल्पसंख्यक वर्ग है, वो अपनी संस्कृति, अपनी भाषा आदि को प्रचार करने के लिए अपनी शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं। इसलिए आपने देखना होगा सेंट जो जोसेफ स्कूल है या जो मदरसा है, इनकी स्थापना करना उस अल्पसंख्यक वर्ग की संस्कृति और भाषा उनको बनाए रखने के लिए एक संवैधानिक अधिकार दिया गया है। ठीक है। और तीसरी बात, ये आर्टिकल 30, देखो आर्टिकल 30 की अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल 30 के अंतर्गत अगर हम बात करें तो आर्टिकल 30 में एक चीज़ दी गई है, ध्यान रखना। अगर आप पढ़ते हो, अभी हम बात करें 44वें संविधान संशोधन को, हम जो संपत्ति का अधिकार हटाया था उसके बारे में अभी डिस्कशन करेंगे हम। लेकिन क्या था कि संपत्ति के अधिकार में आज ये स्थिति है वर्तमान में कि अगर राज्य किसी की संपत्ति को अर्जित करता है तो उसके बदले में क्या देता है? शुल्क। क्या देता है? शुल्क। और शुल्क और क्षतिपूर्ति में अंतर होता है। शुल्क का मतलब है कि राज्य मनमाना कोई भी रुपया, उस कीमत, कोई भी कीमत दे सकता है, मनमानी। अगर किसी भूमि की कीमत 1 लाख करोड़ रुपये है, मतलब 1 लाख रुपये है, तो राज्य चाहे तो उसको 5,000 रुपये भी दे सकता है, वो होता है शुल्क। जबकि क्षतिपूर्ति में क्या होता है कि राज्य बाध्यकारी होता है उसकी मार्केट प्राइस देने के लिए। कौन सी? मार्केट प्राइस देने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर कोई, आप देखोगे, अगर कोई लैंड है, अगर कोई भूमि है, उसकी मार्केट प्राइस अगर 1 लाख रुपये है तो राज्य उसकी 1 लाख रुपये ही देगा। ये दोनों शब्दों में अंतर है, शुल्क और क्षतिपूर्ति। तो अगर किसी सामान्य वर्ग से संबंधित कोई शैक्षणिक संस्था है, सामान्य वर्ग से संबंधित कोई शैक्षणिक संस्था है, तो जो अल्पसंख्यकों की अगर कोई भूमि लेंगे हम, तो उसमें आज भी क्षतिपूर्ति देनी पड़ेगी। तो राज्य, पहली बात तो अगर कोई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान है तो उनकी अगर कोई संपत्ति को अर्जित करता है तो पहली बात तो उसके लिए एक शर्त है कि वो सार्वजनिक हित के लिए अर्जित कर सकता है, मनमाने हित के लिए नहीं, सार्वजनिक हित के लिए। और दूसरी बात, इसके लिए उसको क्या देनी पड़ेगी? क्षतिपूर्ति देनी पड़ेगी। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के लिए आज भी संपत्ति का अधिकार लागू है, अदरवाइज संपत्ति का अधिकार फंडामेंटल राइट के रूप में नहीं है। अब एक बात आती है कि शैक्षणिक, और एक चीज़ और है शैक्षणिक संस्थानों में अगर हम बात करें तो माइनॉरिटी जो वर्ग है उनके लिए अगर जो शैक्षणिक संस्थान है उनके लिए क्या विशेष अधिकार है? तो विशेष अधिकार तो मैंने बता ही दिया। एक तो विशेष अधिकार ये है कि पहली बात तो ये है कि वो क्या कर सकते हैं, पहला कंट्रोल तो ये है, पहला जो उनको विशेष अधिकार ये है कि उनको क्षतिपूर्ति मिलेगी। क्या मिलेगी? क्षतिपूर्ति मिलेगी यदि राज्य उनका किसी भी संस्था की संपत्ति का क्या करता है? अर्जन करता है। नंबर सेकंड, इनमें जो आपने सुना होगा जो राइट टू एजुकेशन और जो एसटी एससी और एसटी एससी के लिए जो एजुकेशन में रिजर्वेशन है, वो यहाँ पर वो रिजर्वेशन है वो शैक्षणिक संस्थानों में लागू नहीं होगा। राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत जो 25% सीटें गरीब बच्चों के लिए रखना जरूरी है वो भी इनमें लागू नहीं होंगी। और इसके अलावा जो आपने सुना होगा, अगर हम 93वां अमेंडमेंट की बात करें या फर्स्ट अमेंडमेंट की बात करें, जिसके अंतर्गत जो समाज के सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग हैं उनके लिए जो एजुकेशन में रिजर्वेशन की बात की गई है, वो एजुकेशन में रिजर्वेशन इन संस्थाओं के ऊपर लागू नहीं होगा। ये इनके हैं विशेष अधिकार। अब राज्य इन पे कंट्रोल कैसे करता है? तो राज्य का कंट्रोल इन पे क्या है कि एक तो इन शैक्षणिक संस्थानों को दान देने का अधिकार नहीं है, दान का अधिकार नहीं, क्योंकि इसलिए है क्योंकि दान के नाम पर इनमें गलत तरह की फंडिंग आ जाती है और गलत तरह की फंडिंग का मिसयूज करके ये देश की एकता अखंडता को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, भड़काऊ भाषण दे सकते हैं। और ये केस कई
जो अल्पसंख्यक वर्ग की शैक्षणिक संस्थान है उन पर आरोप लगा है। दूसरी बात, जो शिक्षा के जो मापदंड है, अब ध्यान रखना ऐसा नहीं कि अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान है तो शिक्षा का जो स्टैंडर्ड उसको डाउन कर दे। शिक्षा का जो मापदंड है उसका निर्धारण स्टेट ही करेगा कि कौन सी शिक्षा देनी है। हालांकि आप धर्म की शिक्षा दे सकते हैं, लेकिन शिक्षा स्टैंडर्डाइज होनी चाहिए, वो रूढ़िवादी नहीं होनी चाहिए, वो प्रगतिशील होनी चाहिए। और इसका डिसीजन कौन करेगा? इसका डिसीजन करेगा स्टेट। और दूसरी बात, इनका जो एकेडमिक सेशन होता है उसका टाइम, अब आपको पता है नॉर्मली सेशन का टाइम होता है किसी भी ईयर में जुलाई से लेकर के अप्रैल तक। तो हर शैक्षणिक संस्थानों में यही होना चाहिए। नहीं तो अगर मान लें कोई इस्लाम धर्म की शैक्षणिक संस्थान वो बोलती है भाई हम तो जनवरी से दिसंबर करेंगे, तो इससे मिसमैचिंग हो जाती है। और मिसमैचिंग से बनने के लिए इसका जो अकादमिक सत्र है उनको बनाए रखने के लिए राज्य ही जिम्मेदारी है। ठीक है, तो ये है। इसके अलावा अभी तक हमारे संविधान में एक बहुत बड़ा विवाद रहा कि अल्पसंख्यक हमें किसे माने। क्या अल्पसंख्यक हम किसी संख्या के आधार पर माने, या क्षमता या स्थिति के आधार पर माने, या क्षेत्र के आधार पर माने? तो अभी तक हमारे संविधान में इसके अल्पसंख्यक शब्द को डिफाइन नहीं किया गया। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने बोला कि अल्पसंख्यक संख्या के आधार पर नहीं बल्कि उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति के आधार पर होने चाहिए। और इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर पारसी धर्म को अल्पसंख्यक नहीं मानता था, क्योंकि पारसी समुदाय है ये धार्मिक दृष्टि से बहुत शक्तिशाली समुदाय था। इसलिए अंबेडकर इसको धार्मिक नहीं मानता था, इसको अल्पसंख्यक नहीं मानता था। इसके बाद यूएनओ की अगर हम बात करें तो यूएनओ ने भी खुद ने दुनिया में जो अल्पसंख्यक वर्ग है वो केवल आर्थिक आधार पर माना है। जो आर्थिक रूप से कमजोर होगा उससे अल्पसंख्यक माना जाएगा, संख्या के आधार पर नहीं। लेकिन भारत में संसदीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1993 आया, और इसमें ध्यान रखना लेवल तो रखा गया ऑल इंडिया और आधार रखा गया जनसंख्या। हालांकि आधार को डिफाइन नहीं किया कि आधार क्या रखा जाएगा, लेकिन इसमें डिफाइन कर दिया कि 6 वर्ग है ये माइनॉरिटी वर्ग माने जाएंगे, जिसमें हम कह सकते हैं मुस्लिम, जिसमें कह सकते हैं ईसाई, जिसमें कह सकते हैं सिख, जिसमें कह सकते हैं पारसी, बौद्ध और जैन। जैन पहले नहीं था, बाद में जैन को भी शामिल कर दिया। बोले 6 वर्ग है, इन्हें हम अल्पसंख्यक मानेंगे, लेकिन इनका आधार नहीं बताया कि किस आधार पर अल्पसंख्यक मानेंगे। हालांकि इससे निष्कर्ष तो निकलता है कि टोटल ओवरऑल इंडिया में इनकी जनसंख्या को कैलकुलेट किया और उसके आधार पर इन्हें अल्पसंख्यक मान लिया। लेकिन ये बात पूरी तरह सही नहीं होगी। ध्यान रखना, इससे क्या हो रहा है कि देखो इस्लाम मुसलमान हैं और जम्मू कश्मीर राज्य में बहुसंख्यक होने के बावजूद भी उनको अल्पसंख्यक दर्जा मिला हुआ है। हिंदू है वो गोवा में नॉर्थ ईस्ट में अल्पसंख्यक होने के बावजूद भी उनको अल्पसंख्यक होने के बाद भी उनको अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं मिला। तो बोला है कि जो अल्पसंख्यक का जो आधार आज हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो सही नहीं है। इसी को लेकर के TMA फाउंडेशन बाद केस आया सुप्रीम कोर्ट ने, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि राज्यों को, इसने बोला कि जो अल्पसंख्यक है TMA फाउंडेशन बाद में TMA फाउंडेशन केस, इसमें सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रिट लाई कि भाई जो अल्पसंख्यक है इनको कैलकुलेशन अगर आपको करनी है तो इनका आधार अखिल भारतीय लेवल पर नहीं होना चाहिए। क्यों अखिल भारतीय स्तर पर क्यों नहीं? क्योंकि देखो अल्पसंख्यक सामान्य भाषा और संस्कृति ये इस आधार पे मानेंगे। सामान्य डिफाइन तो नहीं है, लेकिन सामान्य इस आधार पे मानेंगे, क्योंकि जो अल्पसंख्यकों के अधिकार है उनको इन 2 चीज़ों को बनाए रखने के लिए ही संविधान में दिए गए। तो अगर हम भाषा संस्कृति के आधार पर मानेंगे तो राज्यों का जो गठन हुआ है 1956 है उसके बाद, वो भाषा के आधार पर है। तो मान लें जैसे इधर ये बम्बई से 2 राज्य बने, गुजरात और इधर बना महाराष्ट्र। तो अगर हो सकता है कि गुजराती भाषा के लोग कुछ महाराष्ट्र में अल्पसंख्यक रह गए हों और मराठी भाषा के लोग कुछ गुजरात में अल्पसंख्यक हो गए, तो इन्हें अल्पसंख्यक माना जाएगा। तो भाषा यानी कि राज्यों को यूनिट मानो। क्या बोला गया कि राज्यों को अल्पसंख्यक डिसाइड करने का यूनिट मानो। तो इस आधार पर जम्मू कश्मीर में इस्लाम के लोग अल्पसंख्यक नहीं होंगे बल्कि हिंदू अल्पसंख्यक होंगे, गोवा में हिंदू अल्पसंख्यक होंगे और नॉर्थ ईस्ट में भी हिंदू अल्पसंख्यक होंगे। तो इसलिए बोला कि राज्यों के आधार पर अल्पसंख्यक को कैलकुलेट किया जाना चाहिए। राज्यों के आधार पर अल्पसंख्यक को कैलकुलेट किया जाना चाहिए। राज्यों के आधार पर अल्पसंख्यकों को कैलकुलेट किया जाना चाहिए, ठीक है ना, इसको लेकर के। तो राज्यों के आधार पर हो गया, ठीक है ना।
ये बात बोली थी टीएमए फाउंडेशन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन अभी तक ये डिसाइड नहीं किया कि एक तो अगर इनका लेवल देखें तो राज्य बोला गया कि राज्य के आधार पर होना चाहिए, और दूसरा बोला इनका मापदंड डिसाइड कर देना चाहिए, लेकिन अभी तक इनका मापदंड डिसाइड नहीं हुआ है। टीएमए फाउंडेशन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के क्या अधिकार होंगे। इसमें अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के अधिकार मैंने बताई दिए। पहली बात तो टीएमए फाउंडेशन बाद में आप स्थिति समझ गए होंगे कि स्थिति ये चल रही है कि अभी तक अल्पसंख्यक कौन होंगे इनका कोई आधार नहीं है, बस 1993 के एक्ट में 6 वर्गों को अल्पसंख्यक श्रेणी में मान रखा है। हालांकि टीएमए फाउंडेशन में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि राज्यों के आधार पर अल्पसंख्यकों को दर्जा घोषित किया जाना चाहिए, लेकिन अभी तक ये प्रोविजन लागू नहीं हुआ। टीएमए फाउंडेशन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अल्पसंख्यकों की शैक्षणिक संस्थाओं के लिए विशेष अधिकार की बात बोली। क्या अधिकार होंगे इनका? पहले तो फीस को डिसाइड यही करेंगे, फीस स्ट्रक्चर, कि किससे कितनी फीस लेनी है, इसका डिसाइड उनकी अल्पसंख्यक वर्ग की संस्थान ही करेगी, उसके पास खुद का अधिकार है। दूसरा, अध्यापकों का अपॉइंटमेंट, जो टीचर्स हैं उनका अपॉइंटमेंट वो अपने ही समुदाय से कर सकता है, अन्य समुदाय के लिए वो जरूरी नहीं कि उसके अन्य समुदाय को अपने समुदाय के लोगों के लिए रिजर्व कर सकता है। ठीक है, और ये मामला बहुत बड़ा रहा क्योंकि जो ये जेएनयू में रहा था, संस्कृत टीचर के लिए जेएनयू में इस्लाम धर्म के लोगों को सेलेक्ट किया गया था, कोई बुरी बात नहीं थी क्योंकि कर सकते हो, लेकिन अगर कोई अल्पसंख्यक वर्ग की शैक्षणिक संस्थान है तो उसमें पहले प्रायोरिटी उस अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को ही दी जाएगी। दूसरी बात, इसमें अल्पसंख्यक लोगों को ज़्यादा अधिकार दिए जाएंगे। जो अल्पसंख्यक वर्ग के जो समुदाय हैं, समुदायों के छात्रों को ज़्यादा अधिकार दिया जाएगा। और दूसरी बात, इनको रिजर्वेशन में से छूट रखी गई है, मैंने आपको बता दिया। और तीसरी बात यह कि ये अपनी भाषा, संस्कृति, विज्ञान इनको बढ़ा सकते। ये बात ली गई थी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों में। तो अभी तक हमारा जो हम पढ़ रहे थे, तो अभी तक हमने अल्पसंख्यक वर्ग के अधिकारों की बात पढ़ ली। अल्पसंख्यक वर्ग किस आधार पर डिसाइड होंगे ये अभी तक अनडिफाइन है, लेकिन टीएमए फाउंडेशन ने बोला कि भाषा के राज्य के आधार पर होना चाहिए। और अभी तक जो 1993 का एक्ट है उसमें 6 वर्गों को अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा घोषित करके रखा हुआ है। ठीक है, इनके क्या विशेष अधिकार है? भारतीय संविधान में जो मूल संविधान था उसमें आपको पता है संपत्ति का अधिकार था, आर्टिकल 31 के बीच। तो ध्यान रखना, हमारे संविधान में 2 चीज़ लिखी हुई थी, एक और तो फंडामेंटल राइट थे और एक और नीति निर्देश तत्व। और नीति निर्देश तत्व में राज्य की भूमिका कैसी रहती है? सकारात्मक। इसमें राज्य के पास क्या होते हैं? कार्य सौंपे गए हैं, राज्य को शक्ति दी गई है, कार्य सौंपे गए। फंडामेंटल राइट है, यहाँ राज्य की भूमिका होती है ज़्यादातर नकारात्मक, यह व्यक्ति की सर्वोच्चता की बात की गई है। और दूसरी बात, इसमें अधिकारों को वरीयता दी गई है, यहाँ सामाजिक न्याय की वरीयता दी गई है। ठीक है ना, ये 2 चीज़ें हैं जो फंडामेंटल राइटों में और डीपीएसपी में थी, हमारे संविधान में थी। वह कहता है कि फंडामेंटल राइट के अंतर्गत क्या अधिकार दिए गए थे संपत्ति के अधिकार में? 2 जगह था, हमको पता है, एक तो 19(1)(e) और एक अनुच्छेद 31। इन दोनों जगह संपत्ति के अधिकार की बात की गई थी। ठीक है ना, 19(1)(e) में क्या था? लैंग्वेज देखो, प्रत्येक नागरिक, ध्यान रखना, ये तो मैंने बता रखा है कौन से अनुच्छेद नागरिकों के लिए, कौन से सभी के लिए नहीं है, वो तो आपको पता है। जो आर्टिकल 19(1)(e) है, आर्टिकल 19(1)(e) में बोला कि प्रत्येक नागरिक अपनी संपत्ति को खरीद सकता है और बेच सकता है, उसका अपना अधिकार है, उसको अर्जन कर सकता है। 3 अधिकार है, एक तो विक्रय कर सकता है, एक अर्जित कर सकता है, ये उसका अपना अधिकार है संपत्ति को। इसके बाद अनुच्छेद 31 के 2 भाग थे। अनुच्छेद 31 के भाग फर्स्ट में क्या लिखा था कि किसी भी व्यक्ति को, ध्यान रखना, किसी भी व्यक्ति को की संपत्ति को केवल विधि की स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से ही हटाया जा सकता है। अर्थात विधि में अगर लागू है तभी हटाया जाता है, और विधि का मतलब संसद की सहमति से। अर्थात सरकार अपनी इच्छा से किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति के अधिकार से वंचित नहीं कर सकती, ये उसको अधिकार दिया गया था व्यक्ति को। दूसरी बात बोली कि अगर मान लें कोई विधि के माध्यम से अगर सार्वजनिक हित के लिए किसी की संपत्ति का अर्जन करना हो, किसके लिए? सार्वजनिक हित के लिए अगर किसी की संपत्ति का अर्जन करना हो,
तो उसके लिए क्षतिपूर्ति देनी पड़ेगी। और क्षतिपूर्ति मतलब आपको पता है मार्केट प्राइस, तो उसको क्या देनी पड़ेगी, क्षतिपूर्ति देनी पड़ेगी। एक और तो व्यक्ति को अधिकार दे दी हुई संपत्ति को रख सकता है, अर्जित कर सकता है, केंद्रीकृत कर सकता है, उसकी संपत्ति को कोई छीन भी नहीं सकता। तो एक और तो सब क्या हो गया, संपत्ति का केंद्रीकरण। दूसरा संपत्ति का अधिकार, ये हो गया। दूसरी ओर हमारे साथ इसी दौरान आपने डीपीएस भी थे, और डीपीएस के अंतर्गत आप पढ़ोगे आर्टिकल 39B। 39B क्या है कि राज्य उत्पादन क्रियाकलापों को ऐसे करेगा, राज्य उत्पादन प्रणाली ऐसी अपनाएगा जिससे सार्वजनिक हेतु क्या हो, सार्वजनिक हेतु अर्थात समाज की भलाई हो। ठीक है। अब संपत्ति का केंद्रीकरण से समाज की भलाई कैसे हो सकती है, क्योंकि अगर संपत्ति का केंद्रीकरण होगा तो समाज में विषमता फैलेगी। दूसरी बात आर्टिकल 39C में क्या लिखा है कि राज्य उत्पादन के साधनों को कुछ हाथों में, अर्थात उत्पादन के साधन है उनको कुछ हाथों में केंद्रीकृत नहीं होने देगा, अर्थात आर्थिक केंद्रीकृत नहीं होने देगा। राज्य ऐसे उत्पादन की प्रक्रिया ऐसी अपनाएगा जैसे आर्थिक केंद्रीकरण ना हो। तो अब देखो, इधर डीपीएस भी आर्थिक केंद्रीकरण के लिए मना कर रहे हैं, इधर फंडामेंटल राइट उसको आर्थिक केंद्रीकरण दे रहे हैं। ये दोनों शुरू से क्या थे, विवादास्पद थे। लेकिन आपको पता है डीपीएसपी बाध्यकारी नहीं है, अर्थात डीपीएसपी लैप्स भी हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी टकराएंगे तो ऑब्वियसली फंडामेंटल राइटों को बढ़ता दी जाएगी, यही मूल संविधान की बात थी। तो इसको लेकर के क्या हुआ कि ये दोनों अधिकार क्या कर रहे हैं, टकरा रहे हैं। मतलब फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी मूल संविधान में ही टकरा रही थी। लेकिन जब संविधान लागू हुआ और उसका क्रियान्वयन हुआ तो क्रियान्वयन के साथ ही आपको पता है इनका विवाद उत्पन्न हो गया। विवाद ऐसे उत्पन्न हुआ कि भूमि सुधार या भूमि का पुनर्वितरण ये किसके लिए जरूरी था, सामाजिक न्याय के लिए। और आर्टिकल 39B और C हमने पढ़ा है, इनके लिए जरूरी था। लेकिन अगर भूमि का पुनर्वितरण करेंगे तो आप जमींदारों से भूमि छीनेंगे, अर्थात उनको संपत्ति से वंचित करेंगे, और जब उनको संपत्ति से वंचित करेंगे तो उनके आर्टिकल 31 का उल्लंघन होगा। तो इन दो, अब दिक्कत थी कि अगर हम सामाजिक न्याय की स्थापना करना चाहते हैं, हम गरीबी को दूर करना चाहते हैं, हम समानता की स्थापना करना चाहते हैं, तो हमें भूमि का पुनर्वितरण करना होगा। और भूमि का पुनर्वितरण करने के लिए हमें जमींदारों से भूमि छीननी होगी। और जमींदार से अगर भूमि छीनेंगे तो वो फिर आर्टिकल 31 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में रेट लगाएंगे और इससे सामाजिक न्याय की धारणा लागू नहीं हो पाएगी। तो इसलिए इसमें एक विवाद उत्पन्न हो गया। इसके बाद नेहरू जी ने ही प्रथम संविधान संशोधन किया इस विवाद को समाधान करने के लिए। और प्रथम संविधान संशोधन में क्या किया, प्रथम संविधान संशोधन 1951 में। और प्रथम संविधान संशोधन में नेहरू जी ने डीपीएसपी को लागू करने के लिए, नॉर्मल स्थिति में क्या होता कि अगर फंडामेंटल टकरा रहे हैं डीपीएसपी से तो फंडामेंटल राइटों को वरीयता दी जाएगी। तो जब आप भूमि का पुनर्वितरण करना चाह रहे हैं तो इससे सामाजिक न्याय स्थापना करना चाह रहे हैं, तो जमींदारों के संपत्ति के अधिकार की वजह से वो सामाजिक न्याय स्थापित नहीं हो रहा है। तो इसके विवाद को दूर करने के लिए नेहरू जी ने प्रथम संविधान संशोधन किया और उसके अंतर्गत 31A और 31B जोड़ा गया। 31A में क्या कहा कि राज्य खनन कंपनी के शेयर, इन पर राज्य, जितनी भी प्राइवेट कंपनी है, जितनी भी प्राइवेट खनन है, उन पर राज्य अपना कंट्रोल कर सकता है। ये संविधान में लिख दिया एक तो। अर्थात राज्य जो आपको पता है किसी एक व्यक्ति की खनन है तो उस पर अर्थात आर्थिक केंद्रीकरण हुआ, वो व्यक्ति ज़्यादा शक्तिशाली हुआ, तो उसको सामाजिक न्याय में लाने के लिए उसको सरकारी बना दिया गया। अगर उसको सरकारी बनाएगा तो वो व्यक्ति फिर न्यायालय में नहीं जा सकता, इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि ये आर्टिकल 31 में लिख दिया था। दूसरी बात, कंपनियों को अगर हम कह सकते हैं समावेदन का मतलब ऑक्यूपाई कर लेना उनको। दूसरी बात, कंपनियों के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, जितनी प्राइवेट कंपनी है उन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उनमें गवर्नमेंट की भूमिका को बढ़ा दिया, अर्थात प्राइवेट कंपनियों पे गवर्नमेंट का भूमिका बढ़ा दी, अर्थात एक कह सकते हैं हम राष्ट्रीयकरण कर दिया, धीरे धीरे राष्ट्रीयकरण कर दिया। तो आर्टिकल 31A में राष्ट्रीयकरण का प्रोविजन जोड़ा गया था। और राष्ट्रीयकरण किसके अकॉर्डिंग था, राष्ट्रीयकरण आर्टिकल 39B एंड C के, जो आर्थिक विकेंद्रीकरण को रोकने के समर्थक कर रहे थे। तो राष्ट्रीयकरण से आर्थिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा मिलेगा, और ये आर्थिक विकेंद्रीकरण किसके विरुद्ध चला गया, 31 के विरुद्ध चला गया। तो इसलिए जो संपत्ति का अधिकार था उसको इस फंडामेंटल राइट प्रथम संविधान संशोधन है इसके अंतर्गत उस पर सीमित आधार पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके बाद आर्टिकल 31B में भी एक बात हो रही, इसमें शेड्यूल 9 जोड़ी गई और बोला कि शेड्यूल 9 का क्या नहीं हो सकता, जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। अब न्यायपालिका किसी मामले पे तभी इंटरफेयर कर सकती है जब उसको जुडिशियल रिव्यू करेगी तब। तो आर्टिकल जो शेड्यूल अनुसूची 9 है इसके अंतर्गत अगर कोई एक्ट इसमें शामिल कर दिया तो उसको जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते।
तो इससे क्या है कि अगर मैंने किसी राज्य ने भूमि पुनर्वितरण कानून बनाया और इसके अंतर्गत जमींदारों की भूमि छीनी है, तो उस भूमि पुनर्वितरण कानून को शेड्यूल 9 में डाल दिया जाता था। तो जैसे ही जमींदार सुप्रीम कोर्ट पहुंचता था, सरकार उसे 9 शेड्यूल का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट फिर उस पर रिव्यू नहीं कर सकता था। तो इस आधार पर संपत्ति के अधिकार को सीमित करता चला गया। इसके बाद अगर हम कह सकते हैं तो प्रथम संविधान संशोधन में अगर हम देखें तो इसमें अगर बात करें तो फंडामेंटल राइट से डीपीएसपी को ज़्यादा वरीयता दी गई थी। हालांकि लोगों का यह मानना था कि डीपीएसपी कोई काम के नहीं है क्योंकि ये वैधकारी नहीं है, लेकिन अगर व्यवहारिक रूप में हमने देखा तो प्रारंभ से लेकर आज तक सरकार ने हमेशा डीपीएसपी को आगे बढ़ाने का काम किया है। और प्रथम संविधान संशोधन में भी पंडित जवाहरलाल नेहरू के काल में भी डीपीएसपी को प्राथमिकता दी गई थी, फंडामेंटल राइट को सीमित करने का प्रोविजन किया गया था। ठीक है ना, यही बात इसमें बोली गई है। ठीक है, अर्थात इस दौरान अगर हम कह सकते हैं तो नेहरू जी के टाइम तक न्यायपालिका भी ज़्यादा इंटरफेयर नहीं कर रही थी, क्योंकि न्यायपालिका इस बात को समझ रही थी कि सामाजिक न्याय के लिए हमें सीमित आधार पर फंडामेंटल राइटों को थोड़ा बहुत प्रतिबंध करना पड़ेगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि नेहरू जी ने अगर व्यक्तियों के अधिकारों को सीमित किया था तो समाज के कल्याण के लिए किया था। तो इसलिए न्यायपालिका इस मामले में ज़्यादा दिक्कत नेहरू जी के टाइम पे संशोधन किया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इंदिरा गांधी आई तो इंदिरा गांधी ने क्या किया कि उसका समाजवाद की ओर झुकाव था, और समाजवाद की झुकाव होने की वजह से उसने संपत्ति के सारे लोगों के अधिकार को छीन लिया था। और इंदिरा गांधी ने संपत्ति के अधिकार को छीनने के लिए कई संशोधन किए, जिसमें अगर हम बात करें तो आया था 25वां संविधान संशोधन। 25वां संविधान संशोधन के इसमें दो संशोधन किए उसने, एक तो आर्टिकल 31A और एक आर्टिकल 31C। ए में क्या जोड़ा, जो क्षतिपूर्ति शब्द था, जो मूल संविधान में बोला गया कि अगर कोई व्यक्ति की संपत्ति को हम लेंगे, अगर किसी व्यक्ति की संपत्ति को हम लेंगे तो उसे क्या देंगे, क्षतिपूर्ति देंगे। इंदिरा गांधी ने क्षतिपूर्ति शब्द की जगह क्या लिख दिया, शुल्क। और शुल्क को पता है, शुल्क का मतलब है, आपको पता है सरकार कैसा देगी, मनमाना। अगर कोई 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो उसको 10 रुपये भी पकड़ा सकती है। ठीक है ना। और इंदिरा गांधी ने उस टाइम यही काम किया, बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया, उनका जब उनको जब ऑक्यूपाई किया तो उनको शुल्क दे दिया। और शुल्क मतलब अगर बैंक की प्रॉपर्टी 1 लाख करोड़ भी है तो भी उसको 1000 रुपये पकड़ा दिया। ठीक है ना। तो एक तो प्रथम 25वें संविधान संशोधन में 31A जोड़ा गया, जिसमें क्षतिपूर्ति की जगह शुल्क शब्द को चेंज किया गया। इसके अलावा 31C भी जोड़ा गया। 31A तो पहले था, लेकिन उसमें शब्द को चेंज किया गया था। इसके अलावा इस 25वें संविधान संशोधन में इंदिरा गांधी ने क्या कर दिया, 31C जोड़ा गया। और 31C में इंदिरा गांधी ने क्या बोला कि 39B, और मैंने बताया 39B और C ये सामाजिक न्याय से संबंधित है, ये आर्थिक विकेंद्रीकरण को रोकते हैं। तो बोला 39B और C को लेकर के यदि आर्टिकल 14, 19 और 31, ये 21 नहीं है 31, ये टकराते हैं तो हमेशा 39B और C को वरीयता दी जाएगी। और न्यायपालिका की जुडिशियल रिव्यू की पावर है उसको सीमित कर दिया गया था कि न्यायपालिका इसका जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकती है। ये बात करी थी इंदिरा गांधी ने। तो इंदिरा गांधी ने, कहने का मतलब है कि इंदिरा गांधी ने फंडामेंटल राइटों की बजाय डीपीएसपी को बहुत ही ज़्यादा वरीयता दे दी। ठीक है ना। और बहुत ही ज़्यादा वरीयता देने के चक्कर और साथ साथ न्यायपालिका के जुडिशियल रिव्यू के प्रोविज़न है उसको भी उसने क्या कर दिया, रद्द कर दिया। ये 25वां संविधान संशोधन है, ये पहला ऐसा संविधान संशोधन था जिसको न्यायपालिका ने खंडित किया गया था। न्यायपालिका ने जब इसका जुडिशियल रिव्यू किया तो न्यायपालिका ने इसके 31(1)(a) को तो सही ठहराया, लेकिन 31C वाले पार्ट को गलत ठहराया और इसको रिजेक्ट कर दिया था। आगे हम देखेंगे न्यायपालिका के बारे में। तो 31C वाला जो पार्ट है इसको रिजेक्ट कर दिया था न्यायपालिका ने जुडिशियल रिव्यू में। तो इस आधार पर अगर हम देखेंगे तो ये बोल रहे थे कि हम, इंदिरा गांधी चुनाव लड़ी थी, वो कह रही थी हम बहुत समाजवादी है, हम गरीबों के कल्याण की बात करेंगे और गरीबों के कल्याण के लिए हमें संविधान संशोधन करना पड़ेगा। लेकिन इंदिरा गांधी बोला कि न्यायपालिका हमें संविधान संशोधन नहीं करने दे रही, इससे गरीबों का कल्याण नहीं हो रहा। इंदिरा गांधी ने न्यायपालिका को आड़े हाथ ले लिया और उसने न्यायपालिका की लोकप्रियता पर बहुत हानि पहुँचाई। अब जब सरकार बदली तो 1978 में नई सरकार आई और वो थी जनता सरकार। जनता सरकार ने बोली कि सबसे अच्छे समाजवादी तो हम हैं, सबसे ज़्यादा गरीबी को दूर हम करेंगे। उसने क्या किया, थोड़े बहुत चेंज नहीं बल्कि संपत्ति के अधिकार को हटा दिया और बोला अच्छे समाजवादी तो हैं, हमने संपत्ति के अधिकार को हटा दिया। और इसके बाद जनता सरकार ने 44वां संविधान संशोधन किया और संपत्ति के अधिकार को हटा दिया। ये थी संपत्ति के अधिकार के पीछे की कहानी।
और जब भी संपत्ति के अधिकार की कहानी पढ़े तो इसका मतलब यह है कि सामाजिक न्याय को वरीयता दे या व्यक्ति के अधिकारों को। तो ऐसी स्थिति में आज भी न्यायपालिका सामाजिक न्याय को ज़्यादा वरीयता दे रही है। सरकार तो हमेशा देती आई है, पर न्यायपालिका का भी अभी टारगेट हो गया है कि सोशल जस्टिस को भी आगे बढ़ाया जाना चाहिए। हाँ, सोशल जस्टिस के नाम पर व्यक्ति के अधिकारों को सीमित नहीं किया जाना चाहिए। ये बात इसमें बोली गई थी। ये बात इसमें बोली गई थी, ठीक है ना। तो ये एक थोड़ी सी कहानी थी जो आर्टिकल 31 को लेकर के जुड़ी हुई थी कि आर्टिकल 31 क्यों हटा। तो ध्यान रखना, शुरू से ही विवादास्पद था, ये नीति निर्देशक तत्वों के साथ टकरा था, ये सामाजिक न्याय को दिक्कत खड़ी कर रहा था, क्योंकि सामाजिक न्याय तभी हो पाएगा जब भूमि का पुनर्वितरण होगा, गरीबों का कल्याण होगा। तो संपत्ति का अधिकार भूमि पुनर्वितरण होने से रोक रहा था। इसके लिए नेहरू जी ने संशोधन किया, वो आपको याद रखना है कि उसमें क्या जोड़ा गया था। इंदिरा गांधी ने संशोधन किया, उसमें क्या जोड़ा गया था। इसके बाद जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट अधिकार है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ध्यान रखना, संवैधानिक उपचारों का अधिकार हमें क्या है, दवाई और डॉक्टर दोनों की बात करता है। दवाई तो दी गई हमें रिट और डॉक्टर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट। अगर हमारे अधिकारों को ध्यान रखना, फंडामेंटल राइट इतने इंपॉर्टेंट अधिकार थे कि इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी एक अधिकार की श्रेणी में रख दी, अर्थात इनको सुरक्षा करना भी वैधाधिकारी कर दिया कि इनकी सुरक्षा करना वैधाधिकारी है। और किसके लिए वैधाधिकारी? सुप्रीम कोर्ट के लिए। इसलिए आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों की सुरक्षा नहीं बल्कि उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी को क्या बनाया गया था? वैधाधिकारी बनाया गया था। और ये वैधाधिकारी किसके लिए? उच्चतम न्यायालय के लिए। ध्यान रखना, उच्चतम न्यायालय भी का ये जिम्मेदारी है कि वो फंडामेंटल राइटों के उल्लंघन होने पर उनकी सुरक्षा करे। अगर वो सुरक्षा नहीं करता तो वो भी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करने उसका क्या है, एक तरह से उसका जीवन मतलब उसका फंडामेंटल राइट है। इसलिए तो अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार की शक्ति किसके अंतर्गत मिलती है? आर्टिकल 32 के अंतर्गत, ठीक है। और हाई कोर्ट को किसके अंतर्गत मिलती है, वो हम आगे बढ़ेंगे। तो अब सुप्रीम कोर्ट व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए विभिन्न प्रकार की रिट जारी करता है, उनको देखते हैं। पहली रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, या हम इंग्लिश में बोलते हैं हैबियस कॉर्पस। इंग्लिश नहीं, ये सब लैटिन भाषा का शब्द है। हैबियस कॉर्पस, हैबियस कॉर्पस का मतलब यह है कि देखो, अगर कोई व्यक्ति बंदी बनाया जाता है तो उसको पहली बात तो कारण जानने का अधिकार है, और दूसरी बात उसको 24 घंटे के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाना चाहिए। और यदि उसको बंदी बनाए गए कारण यदि असंवैधानिक है तो उस व्यक्ति को तुरंत छोड़ दिया जाएगा और मजिस्ट्रेट पुलिस में लताड़ भी लगा सकते हैं। अर्थात यहाँ व्यक्ति के अधिकार की सुरक्षा होती है कि व्यक्ति को मनमानी तरीके से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, व्यक्ति को टॉर्चर नहीं किया जा सकता, और दूसरी बात व्यक्ति को तुरंत न्यायपालिका के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा अधिकार था। और जब भी अगर ये अधिकार का उल्लंघन होता है तो सुप्रीम कोर्ट हैबियस कॉर्पस नाम की रिट जारी करता है किसी भी सरकारी अधिकारी के समक्ष। तो ये किसके विरुद्ध इसको यूज कर सकता है सुप्रीम कोर्ट? तो देखो, राज्य के विरुद्ध, अगर कोई राज्य का मतलब आर्टिकल 12 के अंतर्गत जितने भी राज्य घोषित किए गए वो राज्य। दूसरी बात, अगर कोई गैर कानूनी तरीके से हिरासत में लिया गया है तो भी सुप्रीम कोर्ट हैबियस कॉर्पस जारी करता है। और कोई निजी व्यक्ति जिसने गलत आरोप लगा करके व्यक्ति को गिरफ्तार करवाया है, उनके विरुद्ध भी हैबियस कॉर्पस रिट जारी हो सकती है। लेकिन इसका प्रयोग किसके लिए नहीं होता? किस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट हैबियस कॉर्पस लागू नहीं कर सकता? एक तो उस व्यक्ति को, अगर कोई व्यक्ति जिसको पहले से ही कोई अपराध की सज़ा मिली हुई है, तो उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो उसको जरूर नहीं है 24 घंटे के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाए, उसके ऊपर ये रिट लागू नहीं होगी, उसके अधिकार की सुरक्षा इसमें नहीं हो पाएगी, क्योंकि उस व्यक्ति को पहले से ही अपराधी घोषित किया जा चुका है। दूसरी बात, अगर किसी व्यक्ति ने न्यायपालिका का अपमान किया है, न्यायपालिका की अवमानना की है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, न्यायपालिका का अगर उल्लंघन किया है उसने किसी चीज़ का, तो भी उस व्यक्ति के सुरक्षा के लिए हैबियस कॉर्पस रिट जारी नहीं हो सकती। और तीसरा, जैसा कि मैंने आपको बताया था, निवारक नज़रबंद कानून के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति के लिए हैबियस कॉर्पस रिट जारी नहीं होती, क्योंकि उसको 3 महीने तक बिना बताए, बिना कारण के हम गिरफ्तार कर सकते हैं। तो आपको सबसे ज़्यादा प्री में ध्यान रखना है कि किसके विरुद्ध की जा सकती है, किसके विरुद्ध नहीं की जा सकती, और किस सिचुएशन में की जाती है। ये 3 चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद आती है परमादेश।
जिसके बोलते हैं मार मेंडम, मार मेंडमास, सॉरी मेंडेमास। तो मेंडमास जो रिट है ये किस स्थिति में जारी की जा सकती है? तो पहला, अगर कोई पब्लिक ऑफिस है और वो पब्लिक ड्यूटी निभा रहा है और वो अपने कर्तव्यों को नहीं कर रहा, तो उसके कर्तव्य का पालन करवाने के लिए न्यायपालिका इस रिट को जारी करता है, परमादेश रिट को जारी करता है। ठीक है ना? अगर कोई अपने संवैधानिक कर्तव्यों को पालन नहीं कर रहा तो उसको उन कर्तव्यों का पालन करवाने के लिए न्यायपालिका मैंडेमस रिट जारी करता है। ठीक है, लेकिन ये व्यक्ति किसके विरुद्ध नहीं हो सकती? पहली बात ऑब्वियसली ये प्राइवेट व्यक्ति के विरुद्ध नहीं हो सकती। कोई प्राइवेट व्यक्ति काम करे तो ठीक, नहीं करे तो ठीक, उसकी इच्छा है। और दूसरा, राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के विरुद्ध अगर वो संवैधानिक पद पे काम करे या मत करे, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट कभी डायरेक्शन नहीं दे सकता, उनके लिए मंडमास रिट जारी नहीं कर सकता। तीसरी रिट है अधिकार परीक्षा, यानी क्वे वारंटो। क्वे वारंटो मतलब है अगर कोई सरकारी अधिकारी किसी पद पे बैठा हुआ है तो उस पद की ऑथेंटिकेशन जांच करने के लिए, ऑथेंटिक जांच करने के लिए कि वो पद उसने सही लिया है नहीं लिया, उसके लिए उसकी जांच करने के लिए, भाई आप किस अधिकार से इस पद पे बैठे हो, उसकी जांच करने के लिए अधिकार परीक्षा रिट जारी कर सकता है। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि आदमी फर्जी बैठा हुआ है तो व्यक्ति जाके सुप्रीम कोर्ट में रिट लगाएगा। कौन सी? अधिकार परीक्षा। सुप्रीम कोर्ट उस अधिकार परीक्षा के आधार पर उस व्यक्ति को पद से हटा सकती है, वेरीफाई करेगी और उसके बाद पद से हटा सकती है कि वो व्यक्ति गलत तरीके से उस पद पर बैठा है। लेकिन किसके विरुद्ध ये लागू नहीं होती? ऑब्वियसली ये गवर्नमेंट के लागू होती है, तो प्राइवेट व्यक्ति या प्राइवेट कंपनी के लिए ये लागू नहीं होती। अगर प्राइवेट कंपनी में कोई बेवकूफ़ आदमी भी कंपनी का मैनेजर बन के बैठा हुआ है तो भी वहाँ अधिकार परीक्षा जारी नहीं हो सकती, चाहे वो व्यक्ति योग्य हो या नहीं हो, क्योंकि वो प्राइवेट मामला है। लेकिन सरकारी पद पर बैठा हुआ व्यक्ति की योग्यता देखी जाएगी, अगर वो योग्य है तो ही उस पद पर रहेगा, अदरवाइज उसको पद से हटा दिया जाएगा। यह अधिकार परीक्षा, तो ये व्यक्ति के अधिकारों की प्रक्रिया को तो बढ़ाती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें 3 है, इसके बाद एक होती है, इसमें दिया नहीं है, एक होती है प्रतिषेध। एक प्रतिषेध और एक होती है उत्प्रेषण। ठीक है, प्रतिषेध रिट क्या होती है? उत्प्रेषण रिट और प्रतिषेध रिट इसमें होना तो चाहिए, पता नहीं किधर रहेगा, एक मिनट रुक जा। ये प्रतिषेध और उत्प्रेषण। प्रतिषेध का मतलब प्रोहिबिशन और उत्प्रेषण मतलब सर्टोरी। तो देखो सर्टिटोरी की हम बात करें तो इन दोनों में अंतर क्या है कि देखो अंतर क्या है कि प्रतिशोध रिट कब जारी करता है? प्रतिशोध रिट जारी कब की जाती है? जब सुनवाई से कोई मना कर दे, यानी कि इस रिट को जारी करवाने के लिए जो हायर कोर्ट है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, जब प्रतिषेध रिट जारी करता है ये तब जारी करता है जो अधीनस्थ कोर्ट, यानी अधीनस्थ कोर्ट का मतलब जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, तहसील लेवल पे कोर्ट है, ये अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन कर रहे हैं और किसी ऐसे मामले की सुनवाई कर रहे हैं जो इनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उसके विरुद्ध प्रोहिबिशन रिट जारी करके उस केस को क्या करवा सकते हैं? स्टे करके अपने पास बुला सकते हैं। ठीक है, तो प्रतिषेध रिट की पहली बात तो किसके विरुद्ध जारी की जाती है? अधीनस्थ कोर्ट के विरुद्ध। किस स्थिति में जारी की जाती है? स्थिति क्या है? स्थिति है कि अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन हो रहा, अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन करा। और कब जारी की जा सकती है? जब मामला पेंडिंग हो। ध्यान रखना कब की जाती है? पेंडिंग, जब पेंडिंग हो। क्या करता है? इसमें उस केस पे स्टे लगा देता है और अपने पास बुला लेता है। ये अधिकार प्रतिषेध रिट। इसके बाद आती है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण की मतलब करता हूं तो ये भी किसके विरुद्ध लगाई जाती है? अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध। इसमें क्या करता है कि इसमें कब जारी करता है? जब अधीनस्थ न्यायालय ने किसी मामले पर क्या दे दिया? निर्णय दे दिया हो, आफ्टर डिसीजन। तो हायर कोर्ट है, हायर कोर्ट सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, ये अपने पास उस मामले को बुलवा सकते हैं। ये जो दोनों रिट है, प्रतिषेध उत्प्रेषण रिट, ये केवल और केवल जो जुडिशरी है उनके विरुद्ध जारी की जा सकती है, जुडिशरी के विरुद्ध, क्योंकि निर्णय सुनाने का अधिकार जुडिशरी के पास होता है। और जुडिशरी कौन सी? विशेषकर सबऑर्डिनेट जुडिशरी। जो अधीनस्थ न्यायालय है, सबऑर्डिनेट जो न्यायालय है, उनके विरुद्ध इसको जारी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 5 प्रकार की रिट आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा थोड़ा सा एक चीज़ और है, हम उसको देखते हैं। रिट की प्रक्रिया क्या है? रिट प्रोसीजर, जो रिट प्रोसीजर है उसको देखते हैं पहले तो।
देखो रेट प्रोसीजर क्या है, रेट प्रोसीजर यह था, पहले क्या था, परंपरागत रूप से रेट प्रोसीजर इसको बोलते थे हम लॉकस स्टैंडी, और लॉकस स्टैंडी में केवल होता था वादी और प्रतिवादी, यानी कि एक व्यक्ति, एक तो दोषी और दूसरा पीड़ित। तो बोला था कि अगर किसी ने कोई अपराध किया तो पीड़ित व्यक्ति खुद ही केवल उस केस को लेकर के न्यायपालिका में जा सकता था, कोई तीसरा व्यक्ति उसको नहीं ले जा सकता था। यानी जब व्यक्ति स्वयं ही जाएगा, स्वयं अपने वकील के माध्यम से जा सकता है, कोई तीसरा व्यक्ति उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। तो इसमें क्या है कि जैसे मान लो कोई वंचित वर्ग के व्यक्ति है, वो खुद तो जान, उनकी इतनी क्षमता नहीं कि वो अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए न्यायपालिका पहुंच जाए, तो इससे क्या होता कि उसके अधिकारों की सुरक्षा नहीं हो पाती। दूसरी बात, ये प्रक्रिया बहुत महंगी थी, क्योंकि उसको हर स्थिति में क्या करना पड़ता था, वकील, क्योंकि वकील के माध्यम से ही कोर्ट में जा सकता था, तो इससे हर व्यक्ति की पहुंच नहीं थी। बाद में 1980 के दशक में भारत के एक महत्वपूर्ण बहुत फेमस न्यायाधीश हुए थे जिसका नाम PN भगवती, और दूसरा एक का नाम है BR कृष्ण अय्यर। इन्होंने बोला कि अगर किसी व्यक्ति के अधिकार की उल्लंघन हुआ है तो व्यक्ति खुद ही क्यों जाए, कोई तीसरा व्यक्ति भी तो उसके अधिकार की सुरक्षा के लिए न्यायपालिका में कोर्ट लगा सकता है। इस प्रक्रिया को उसने क्या किया, लॉकस जो स्टैंडिश प्रक्रिया थी उसको परिवर्तित कर दिया, और बोला कि कोई तीसरा पक्ति भी, तीसरा व्यक्ति जिसमें दोषी भी ना हो और वो पीड़ित भी ना हो, वो तीसरा व्यक्ति भी क्या कर सकता है, वो सुप्रीम कोर्ट में किसी दोषी के किसी पीड़ित के अधिकारों की सुरक्षा के लिए रिट लगा सकता है। अर्थात रिट अब व्यापक हो गई। और तीसरा व्यक्ति कौन हो सकता है, आपको पता है NGO भी किसी व्यक्ति के अधिकारों के लिए रिट लगा सकता है, कोई लेटर के माध्यम से, कोई सोशल वर्कर, कोई भी इनके माध्यम से न्यायपालिका अब सुन सकती है। अब कोई व्यक्ति को जरूरत नहीं कि उसको वकील करने की जरूरत पड़े। इससे न्यायपालिका का जो, पहले तो न्यायपालिका ये थी कि कोई व्यक्ति आएगा तभी सुनवाई करेगी, अब तो तीसरे व्यक्ति आने पर भी सुनवाई कर सकती है। इससे न्यायपालिका क्या बढ़ी, न्यायिक सक्रियता बढ़ी। और यहीं से क्या आई, PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का मतलब है कि जनता के हित के लिए डाली गई याचिका, और जनता के हित का मतलब है कि समाज की भलाई के लिए कोई तीसरा पक्ष, और तीसरा पक्ष वकील भी हो सकता है, तीसरा पक्ष कोई NGO भी हो सकता है, कोई सोशल वर्कर भी हो सकता है, कोई न्यूज़पेपर की खबर भी हो सकती है। न्यायपालिका न्यूज़पेपर की खबर के आधार पर डिसीजन लेने लग गई कि अगर कोई गरीब व्यक्ति सड़क पर सोता हुआ पाया गया और उसके अधिकार का खनन हो रहा है तो न्यायपालिका उसके आधार पर उस केस की सुनवाई कर सकती है। ठीक है ना, तो न्यायपालिका का क्षेत्र उसमें व्यापक होता चला गया। ठीक है ना, और यहीं से PIL की बात आई, अर्थात न्यायपालिका स्वतः संज्ञान भी ले सकती है। अगर उसने समाचार पत्र में कोई खबर पढ़ी है, अगर लेटर के थ्रू उसके पास कोई लेटर ने, किसी व्यक्ति ने शिकायत किया है, जैसे केरल में एक लड़की ने लेटर के थ्रू हाईकोर्ट में शिकायत पहुंचाई और हाईकोर्ट ने उस शिकायत को सुना, उस पर कार्रवाई की और उस लड़की के संबंधित अधिकारों की सुरक्षा भी की। तो कहने का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने आधुनिक की जो न्यायिक पद्धति है इसके माध्यम से अपने अधिकार क्षेत्र उसका विस्तार कर लिया, क्योंकि तीसरे पक्ष की, अगर तीसरे पक्ष की अनुमति, कोई तीसरा पक्ष व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए जाता है तो इसे सामाजिक न्याय के लिए जरूरी है। कैसे, क्योंकि अगर महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो महिला तो जा नहीं पाएगी, क्योंकि उसको तो पुरुष जाने नहीं देगा। तो महिलाओं से जुड़ा हुआ कोई NGO है वो उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए न्यायालय में जा सकता है। इसी प्रकार बच्चे, अब बच्चे तो जानते नहीं कि वो अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए जाए, तो तीसरा पक्ष जाएगा। समाज के वंचित वर्ग, अगर कोई सड़क पर गरीब व्यक्ति है, उसकी इतनी क्षमता नहीं है कि वो व्यक्ति जा करके अपने अधिकारों के लिए केस लड़े, ना तो उसको इतने पता है ना ही उसके पास क्षमता है। तो ये सामाजिक न्याय और प्राकृतिक न्याय के लिए जो ये PIL है, जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, जिसे बोलते हैं जनहित याचिकाएं, ये बहुत जरूरी है। अब थोड़ा सा जनहित याचिका के बारे में हम देख लेते हैं, जनहित याचिका है क्या, उसके बाद हम इस पर आगे बढ़ेंगे और हम कोशिश करेंगे इसमें अधिकारों को समाप्त किया जाए। तो ज़्यादा नहीं है, जनहित याचिका को लेकर थोड़ा विवाद है, उसको देखेंगे, ठीक है ना। तो अभी जनहित याचिका को देखते हैं और इसको लेकर के न्यायपालिका का क्या पक्ष है और कार्यपालिका का क्या पक्ष है, इसको भी देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि इन्हीं को बोलते हैं PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो जनहित याचिका क्या होती है, तो जनहित याचिका मतलब है जनता के कल्याण के लिए, जनता की भलाई या वंचित वर्ग हो सकता है इसमें, वंचित वर्ग की भलाई, उसके न्याय के लिए किसी तीसरे पक्ष द्वारा सार्वजनिक हित के लिए लगाई गई याचिका, वो क्या होती है, जनहित याचिकाएं कहलाती है। अब तीसरा पक्ष कोई भी हो सकता है, कोई NGO भी हो सकता है, कोई सोशल रिफॉर्मर भी हो सकता है, सामाजिक कार्यकर्ता, है ना, वो जनहित याचिका।
ये प्रोविज़न कब आया था? जब पी एन भगवती इसके जनक माने जाते हैं, पी एन भगवती और कृष्ण अय्यर है, बी आर कृष्ण अय्यर, ये दो न्यायाधीश थे 1980 में। 1980 में पी एन भगवती भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी थे। जब ये सड़कों से गुजर रहे थे, बम्बई की सड़कों से, तो इसने देखा कि वहाँ गरीब लोग सड़क के किनारे सो रहे हैं, उनका अधिकारों का हनन हो रहा था, लेकिन कोई उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए कोर्ट जा नहीं सकता, क्योंकि कोर्ट में जाने का जो प्रोसीजर ये था कि वो व्यक्ति खुद ही जा सकते हैं, अन्य व्यक्ति नहीं जा सकते, और खुद की इतनी क्षमता उनकी है नहीं थी कि वो जाएं। इसलिए उन्होंने एक नया प्रोविजन चलाया कि क्योंकि तीसरा व्यक्ति उनकी शिकायत कर सकता है, और पी एन भगवती खुद इसमें स्वतः संज्ञान लेते हुए उनके अधिकारों के लिए उसने केस लड़ा, और यहीं से पीआईएल का प्रोविजन आया था। ठीक है, पीआईएल क्यों महत्वपूर्ण है? देखो, पीआईएल अगर बात करें हम जनहित याचिका, तो पहली बात तो समाज के वंचित वर्ग है के अधिकारों के लिए, भाई वंचित वर्ग है, उनके अधिकारों की खुद तो जा नहीं सकते, तो उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए। समूहों के अधिकारों के लिए, समूह के अधिकार अगर बात करें हम, तो जो ट्रांसजेंडर है उनके लिए आपको पता है 377 हटाने में जनहित याचिका लगी थी, तभी हटा था। तो बच्चों महिलाओं के लिए विशाखा गाइडलाइन आई थी, वो महिलाओं के लिए विशाखा गाइडलाइन आई थी, वो भी जनहित याचिकाएँ थी, उसमें अगर महिलाओं के अधिकार की सुरक्षा करने के लिए। इसके अलावा सामाजिक न्याय के लिए, सामाजिक न्याय मतलब कि जैसे गरीबों के कल्याण के लिए, उनके अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए जो रिट लगा सकता है न्यायपालिका में। प्राकृतिक न्याय कि हर व्यक्ति अपने अधिकारों के लिए अपनी आवाज़ उठा सकता है। तो जनहित याचिकाओं का ये महत्व है। जब भी आपको जनहित याचिका को बताना है तो उनको ये महत्व बताना है कि इन चीज़ों के लिए जनहित याचिका बहुत जरूरी था, और असली चीज़ है कि लोकतंत्र के लिए व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा के लिए जनहित याचिका बहुत जरूरी थी। लेकिन इसको लेकर के जनहित याचिका के नाम पर एक विवाद आता है। विवाद यह आता है कि कार्यपालिका बोलती है, कार्यपालिका क्या पक्ष है कि इससे कार्यपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप कर रही है। ये न्यायपालिका का, ये कार्यपालिका का बोलना है। कार्यपालिका जनहित याचिका बोलता है कि पीआईएल के नाम पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा विधायिका और कार्यपालिका के जो कार्य उनमें क्या किया, हस्तक्षेप किया है। और उसने उदाहरण दिया है कैसे किया हस्तक्षेप, कि जैसे चुनाव में आरपी एक्ट में अगर संशोधन करना है तो संशोधन का अधिकार किसके पास है? संसद के पास। लेकिन ये काम किसने किया है? न्यायपालिका ने इसमें संशोधन कर दिया था। तो बोला न्यायपालिका का काम है ही नहीं है, ये तो संसद का काम है। ठीक है, इस प्रकार अगर आप देखेंगे एसटी एससी प्रोहिबिशन जो एक्ट था, उसमें आपको पता है कि जो उसमें ये बोला था कि सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2004 में, अप्रैल 2018 में सुना होगा उन्हें, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एसटी एससी अत्याचार प्रतिषेध अधिनियम है, इसमें किसी व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, पहले उस पर जांच होगी, उसके बाद गिरफ्तार किया जाएगा। इसको लेकर के दंगे हुई, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला सरकार ये संशोधन किया गया। तो बोला सुप्रीम कोर्ट ने संशोधन करना काम नहीं है, संशोधन करने का काम किसका है? विधायिका का। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो एसटी एससी एक्ट में संशोधन किया, वो न्यायिक सख्त नहीं गई, बल्कि वो न्याय कार्यपालिका का, विधायिका के कार्यों में हस्तक्षेप था। तो इसलिए सरकार बोलती है कि सुप्रीम कोर्ट या न्यायपालिका पीआईएल के नाम पर अपने अधिकारों को बढ़ा रही है। जैसे अगर आप बोले तो डीजीपी की नियुक्ति का अधिकार क्या है? कार्यपालिका का अधिकार है कि डीजीपी की नियुक्ति करना किसका काम है? राष्ट्रपति का, जिसका भी है, लेकिन किसका है? कार्यपालिका का। अब डीजीपी की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट आदेश दे रहा है, तो ये क्या है? ये कार्यपालिका की हस्तक्षेप का, ये कार्यपालिका का जो अधिकार है, कार्यपालिका का जो अधिकार है, उसका हस्तक्षेप हो रहा है, नहीं हो रहा? तो इसलिए बोला गया पीआईएल के माध्यम से न्यायपालिका के द्वारा डीजीपी की नियुक्ति में फिर भी आदेश देना कार्यपालिका का क्षेत्राधिकार है, उसका उल्लंघन करना है। इसी प्रकार चुनाव में सुधार करना, सीबीआई में सुधार करना, अरे ये सारे काम तो कार्यपालिका का हैं। कार्यपालिका चुनाव में सुधार करेगी, चुनाव आयोग का गठन अच्छे से करेगी, सीबीआई के कार्यों में सुधार करना, इसी प्रकार शराबबंदी करना, तो ये सारे कार्य है। ये तो अगर हम बात करें, ये सारे कार्य तो कार्यपालिका के हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट खुद क्यों इसमें टांग अड़ाता है? इसलिए आलोचकों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा इन कार्यों में हस्तक्षेप करने से प्रशासन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है और न्यायपालिका और कार्यपालिका में डिस्प्यूट खड़ा हो रहा है। ये बात तो बोली कार्यपालिका ने कि भाई हमारे अधिकार क्षेत्रों का उल्लंघन कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन बात अब न्यायपालिका क्या बोलती है? न्यायपालिका बोलती है कि मैं न्यायिक सक्रियता नहीं कर रहा, मैं न्यायिक हस्तक्षेप नहीं कर रहा, बल्कि मैं क्या कर रहा हूँ? संविधान की सुरक्षा करना, क्या कर रहा हूँ? संविधान के आदर्शों का पालन कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ?
जनता के हितों की सुरक्षा कर रहा हूँ, क्योंकि इनके हितों की सुरक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है। संविधान की सुरक्षा करना किसकी जिम्मेदारी? सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी, न्यायपालिका की जिम्मेदारी है। इसलिए मैं इन मामलों में हस्तक्षेप करता हूँ। कैसे? अगर हम बात न्यायपालिका ने बोला कि देखो मेरा महत्वपूर्ण काम है फंडामेंटल राइटों का, अधिकारों की सुरक्षा करना, और यदि सरकार का कोई एक्ट या न्यायपालिका कोई एक्ट यदि किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करता है तो उसमें संशोधन करना मेरी जिम्मेदारी है। मैं वहाँ विधायिका के कार्यालय में हस्तक्षेप नहीं कर रहा, बल्कि उसमें संशोधन करके मैं उसको फंडामेंटल राइटों के अकॉर्डिंग बना रहा हूँ। तो वो न्यायिक सख्त नहीं, बल्कि वो तो संवैधानिक प्रोविजन के अकॉर्डिंग मेरा एक अधिकार है। दूसरी बात, चुनाव में सुधार। अब चुनाव सुधार में हस्तक्षेप इसलिए किया है न्यायपालिका ने क्योंकि चुनाव कोई भी पार्टी चुनाव सुधार पे काम कर ही नहीं रही थी। संसद ने आज तक चुनाव सुधार को लेकर एक कानून नहीं बनाया। अपराधियों की प्रवृत्ति न्याय संसद में बढ़ती चली गई। तो जब ये चीज़ों को रोकने के लिए संसद कानून नहीं बना रही तो न्यायपालिका को जनता के हितों की सुरक्षा करने के लिए चुनाव सुधार के लिए कानून बनाने पड़ेंगे। तो इसमें न्यायपालिका बोलती है कौन सी शक्ति हुई? यदि आप कार्य कर ही लेंगे, यदि आप अपने कर्तव्यों का पालन कर ही लेंगे तो हमें हस्तक्षेप करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए न्यायपालिका ने बोला कि जीवन के अधिकार का विस्तार करते हुए, जो जीवन का अधिकार है उसका विस्तार करते हुए मैंने डीपीएसपी के अनुकूल किया, यानी सामाजिक न्याय के साथ साथ मैं व्यक्ति के अधिकारों का भी सुरक्षा करता हूँ। न्यायपालिका बोलती है कि मैं विधि, जैसे अगर डीजीपी की नियुक्ति, अगर आप डीजीपी की नियुक्ति संवैधानिक प्रोविजनों के अकॉर्डिंग करोगे, अगर आप गरीब व्यक्ति की योग्यताओं के आधार पर करोगे, कोई पक्षपात नहीं करोगे, तो मैं हस्तक्षेप क्यों करूँगा? लेकिन जब आप राजनीतिक हित के लिए राजनीतिक हित के लिए डीजीपी पद का दुरुपयोग करते हो तो मुझे हस्तक्षेप करना पड़ेगा। तो न्यायपालिका कहती है कि मैं हस्तक्षेप नहीं करता, बल्कि मैं संवैधानिक हितों की सुरक्षा के लिए इसमें हस्तक्षेप करता हूँ। तो न्यायपालिका का अपना पक्ष है और कार्यपालिका का अपना पक्ष है। ठीक है, ठीक है। तो आपको शब्द लिखना है कि कार्यपालिका क्या बोलती है और न्यायपालिका क्या बोलती है। ठीक है ना? न्यायपालिका क्या बोलती है, ये दोनों चीज़ समझिए। न्यायपालिका बोलती है कि देखो संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है, तो इसके लिए मैं PIL जारी करता हूँ, इसके लिए मैं न्यायिक सक्रियता कर सकता हूँ। जैसे अगर बात करें शराबबंदी, तो शराबबंदी से मैंने आर्टिकल 21 की सुरक्षा करी, क्योंकि एक व्यक्ति अगर रोड के किनारे ट्रक चला करके कोई शराब बेच रहा है, मतलब रोड के किनारे अगर कोई नेशनल हाईवे वहाँ शराब की दुकान है, तो डेफिनेटली कोई साधन व्हीकल वाला उसका यूज करेगा, तो व्हीकल वाला फिर किसी को टक्कर देकर के किसी व्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन कर लेगा। तो उसकी सुरक्षा के लिए मुझे ज़रूरी है कि मैं शराबबंदी को प्रतिबंध करवाऊँ। सरकार ये काम नहीं करेगी, सरकार को जनता के अधिकार से कोई लेन देन नहीं, वो अपना क्या देखेगी, राजस्व देखेगी। इसलिए न्यायपालिका ने बोला कि मैंने इसमें हस्तक्षेप किया है, लेकिन ये हस्तक्षेप मैंने अपनी पावर को बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए किया है। दूसरी न्यायपालिका करती है संविधान की सुरक्षा। बोला है कि देखो RP एक्ट, रिप्रेजेंटेटिव पब्लिक एक्ट में मैंने संशोधन किया है, या अगर मैं बात करूँ चुनाव आयोग के सुधार की मैं बात करूँ, या राजनीति में अपराधीकरण को रोकने के लिए मैं काम करूँ, तो ये क्या है कि जनता की आस्था, जनता के कल्याण के लिए जरूरी है। ये संवैधानिक हितों की सुरक्षा के लिए मुझे हस्तक्षेप करना इसमें जरूरी है। ठीक है ना? इसलिए न्यायपालिका बोलती है कि चुनाव सुधार आयोग CBI के सुधार में मैं हस्तक्षेप कर रही हूँ, लेकिन मैं इसलिए नहीं कर रही मेरी शक्ति बढ़े, बल्कि मैं इसलिए कर रहा हूँ संवैधानिक जो प्रोविजन है उनका उल्लंघन ना हो। यदि आप संवैधानिक प्रोविजनों का खुद ही उल्लंघन नहीं करोगे तो मैं इसमें हस्तक्षेप करूँगा ही नहीं। तीसरा, संविधान की व्याख्या, और चौथा सामाजिक न्याय। सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि सामाजिक न्याय का ठेका आप लोगों ने ले रखा है क्या? न्यायपालिका बोलती है कि सामाजिक न्याय का ठेका क्या सरकार ने ले रखा है, हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम भी संविधान के अंग हैं, इसलिए हम कर सकते हैं। ये तो पक्ष है न्यायपालिका का। सरकार का मैंने बताया था कि सरकार बोल रहा है कि शक्ति पृथक्करण का उल्लंघन करती है। न्यायपालिका शक्ति पृथक्करण का उल्लंघन कर रही है, क्योंकि नियुक्ति करने का कार्य किसका है? कार्यपालिका का। कानून बनाने का कार्य किसका है? विधायिका का। जबकि ये काम कौन करे? जुडिशरी, इसलिए उल्लंघन है। दूसरा बोला कि इससे विवाद बढ़ रहे हैं, और तीसरा बोला कि न्यायपालिका के पास खुद के पास ही इतने केस पेंडिंग है, वो हमारे मामलों में क्यों हस्तक्षेप कर रही है? पहले अपने मामलों को सुलझाए। ये दोनों की चीज़ है, लेकिन आपको ध्यान रखना कि ये बात भी सही है कि न्यायपालिका को हस्तक्षेप करना चाहिए, लेकिन हस्तक्षेप एक सीमा तक ही करना चाहिए। इसलिए जो जस्टिस के थे, जस्टिस वर्मा, बहुत फेमस जस्टिस थे, न्यायाधीश थे, जस्टिस वर्मा ने बोला कि न्यायपालिका को अलार्म क्लॉक की तरह काम करना चाहिए। किसकी तरह?
अलार्म क्लॉक की तरह, ना कि नॉर्मल क्लॉक। अलार्म क्लॉक को जो कभी कभी ज़रूरत पड़े उसकी हस्तक्षेप करने की, ना कि उसको रेगुलर हस्तक्षेप करने की जरूरत पड़े। तो इसलिए बोला कि न्यायपालिका है उसका काम द्वितीयक है। न्यायपालिका किसी अधिकार को किसी की व्याख्या करने का काम प्रारंभिक नहीं, द्वितीयक है। जैसे कोई संसद ने कानून बनाया तो न्यायपालिका खुद कानून नहीं बनाएगी, बल्कि न्यायपालिका का काम है वो कानून बनाए उसका रिव्यू करना। तो न्यायपालिका का काम द्वितीयक है, वो प्रारंभिक भूमिका नहीं निभाए। और न्यायपालिका अलार्म क्लॉक की तरह भूमिका निभाए, नॉर्मल क्लॉक की तरह नहीं। इसलिए अर्थात कहने का मतलब है कि संवैधानिक व्यवस्था है, ये संविधान के जो अंग हैं इन दोनों में समन्वय होना चाहिए, बल्कि दोनों अपनी शक्ति के सर्वोच्चता के लिए लड़ाई ना करें। ये बात आती है पूरी PIL को लेकर के। अगर क्वेश्चन आए तो आप अच्छे से इसको डिस्कशन कर सकते हैं। इसके बाद आता है आर्टिकल 33। आर्टिकल 33 की अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल 33 संसद को एक अधिकार देता है। किसको? संसद को। संसद को एक शक्ति देता है कि संसद किसी व्यक्ति के या किसी समूह के अधिकार, फंडामेंटल राइट को क्या कर सकती है? वंचित कर सकती है। यानी कि संसद विधि बना करके किसी को अधिकारों से क्या कर सकती है? वंचित कर सकती है। और ध्यान रखना, संसद ने विधि बनाई, संसद ने नेवी एक्ट 1950, आर्मी एक्ट 1950 और एयरफोर्स एक्ट 1950, इन एक्टों के माध्यम से सेना के जो अधिकारी, कर्मचारी और सभी लोग हैं उनके अधिकारों को सीमित कर दिया। इसी प्रकार सिविल सर्वेंट जो CCS रूल है उसके अंतर्गत जो सिविल सर्वेंट के लोग हैं या इंटेलिजेंस एजेंसियों के जो लोग हैं इनके अधिकारों को सीमित कर दिया गया। अर्थात आपने देखा होगा एक सिविल सर्वेंट को, एक IAS को विचार व्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार नहीं होता, वो कुछ भी जाके नहीं बोल सकता। ठीक है। इसी प्रकार एक आर्मी का व्यक्ति है उसको जीवन का अधिकार नहीं, क्योंकि जीवन का अधिकार ऐसा नहीं कि कोई आर्मी व्यक्ति शहीद हो गया और फिर उसके घर वाले RT और PI रिट लगा करके सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और बोला कि भाई हमारे व्यक्ति मर गया है और उसके अधिकार का उल्लंघन हुए हैं तो उसके विरुद्ध कुछ करें। तो न्यायपालिका उसमें कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि संसद को यह शक्ति है कि वो किसी व्यक्ति के अधिकार को सीमित कर सके। और अगर कोई सेना में भर्ती हो रहा है तो उसका पहले ही अधिकार सीमित हो चुका है। अगर कोई सिविल सर्वेंट है तो पहले अधिकार सीमित हो गया। इसलिए आपने देखा होगा सरकारी अधिकारियों के अधिकार सीमित होते हैं, उनके फंडामेंटल राइट नहीं होते, उनके विचार व्यक्ति स्वतंत्रता नहीं होती, वो कुछ भी बोल नहीं सकते, उन पर प्रतिबंध होते हैं, क्योंकि वो राज्य खुद राज्य है, तो राज्य के ऊपर भी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। तो आर्टिकल 33 में संसद विधि के द्वारा क्या कर सकती है? किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकती है। आर्टिकल 34, आर्टिकल 34 में मार्शल कानून की बात की गई है, जो हम कह सकते हैं आर्मी एक्ट, आर्मी लॉ। मार्शल कानून का मतलब है कि कुछ ऐसे क्षेत्र जहाँ पर हिंसक दंगे होते हैं, जहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर डिस्ट्रॉय हो रहा है, जहाँ अराजकता की स्थिति है, तो इन स्थिति में क्या करना है? इनको शांति करना है। अगर हमें शांति करना है तो शांति करने के लिए जो आर्मी है, जो पुलिस है, उसको विशेष पावर देनी पड़ेगी। नहीं तो यहाँ अगर मान ले उसको विशेष पावर देनी पड़ेगी ताकि वो यहाँ पर शांति कर सके। इसलिए कुछ क्षेत्रों में मार्शल कानून लागू करके वहाँ के लोगों के अधिकारों को क्या कर सकते हैं? सीमित कर सकते हैं। ये शक्ति संसद के पास है और संसद ने इस शक्ति का प्रयोग किया गया। इसके बाद AFSPA अपस्पा एक्ट बनाया था 1958 में, जिसे बोलते हैं आर्म फोर्स स्पेशल पुलिस एक्ट 1958। और ये एक्ट जहाँ जहाँ पर लागू है उसे मार्शल एक्ट बोलते हैं इसको। तो वहाँ जिन क्षेत्रों में लागू होगा उसे मार्शल क्षेत्र होगा, और मार्शल क्षेत्र में व्यक्ति के अधिकार है वहाँ क्या होंगे? फंडामेंटल राइट क्या होंगे? सीमित होंगे। यानी कि जहाँ जहाँ ये एक्ट लागू है वहाँ व्यक्ति को विचार व्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं होगी ज़्यादा। वहाँ उस व्यक्ति से किसी भी समय पुलिस पूछताछ कर सकती है, किसी भी स्थिति में पुलिस उठा के ली जा सकती है, बिना किसी कारण उसके घर में सर्च की जा सकती है। यानी कि वहाँ के व्यक्तियों के अधिकार सीमित है। इसको लेकर के बड़ा विवाद आया था, इन एक्टों को लेकर के बहुत विवाद आया था। बोला ये एक्ट है वो व्यक्ति के फंडामेंटल राइट के विरुद्ध है, ये एक्ट है व्यक्ति के लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध है, ये जो अनुच्छेद है वो व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों के विरुद्ध है। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक अधिकार कहता है कि बिना किसी कारण से किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, बिना किसी कारण से किसी व्यक्ति के घर में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। लेकिन इसमें सेना को इतनी पावर है कि वो किसी के घर में जाकर के कुछ भी सर्च कर सकती है, अगर ज़रूरत पड़ी तो उस घर को भी उड़ा सकती है। जबकि सामान्य जगह सेना को कोई शक्ति नहीं होती, पुलिस को कोई शक्ति नहीं होती, बिना किसी न्यायपालिका के इंटरफेरेंस से सरकार पुलिस कोई काम नहीं कर सकती। लेकिन जहाँ जहाँ पर ये मार्शल कानून लागू होता है वहाँ पुलिस को ज़्यादा पावर दी गई है, वहाँ आर्मी को ज़्यादा पावर दी गई है। तो बोला गया क्यों दी गई?
क्योंकि यहाँ पर हिंसक दंगा हो रहे। अब जो आदमी बंदूक लेकर के अगर आर्मी के ऊपर गोली चला रहा है तो उस व्यक्ति को अधिकार देने की क्या अधिकार? अगर उस व्यक्ति को बोल दे भाई इस व्यक्ति को उल्लंघन ना हो अधिकार का, तो क्या आर्मी उस पर अगर गोली नहीं चलाएगी तो व्यक्ति आर्मी को ही मार देगा। तो इसलिए बोला गया कि सेना को इन क्षेत्रों में लॉ एंड ऑर्डर को डिस्ट्रॉय करने के लिए हमें विशेष शक्ति देनी पड़ती है। हालांकि ये बात सही है कि वहाँ के लोगों का फंडामेंटल राइट क्या जाता है, डिस्ट्रॉय होता है, मतलब ये कह सकते हैं फंडामेंटल राइट है वो सीमित होता है, लेकिन ये एक तरह से कोलाटरल डैमेज है। कोलाटरल डैमेज का मतलब है कि कुछ ज़्यादा 100% अच्छा करने के लिए हमें 10% बुरा भी हो जाता है हमसे। तो अगर उस पूरे क्षेत्र के भविष्य में अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए हमें कुछ सीमा तक उन लोगों के अधिकारों को सीमित करना चाहिए। इसे कोलाटरल डैमेज के रूप में देखा जाना चाहिए, लेकिन इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। कई बार इसका दुरुपयोग हो रहा है, तो बोला है कि दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। जो आर्मी के व्यक्ति अगर उसका उल्लंघन करते हैं बेकाम में, अगर किसी देखो अगर आपको लगे कि वो जगह डाउटेबल है तब तो आप किसी व्यक्ति के अधिकारों को सीमित करो, लेकिन जानबूझ के किसी व्यक्ति के अधिकारों को सीमित नहीं करना चाहिए। ये एक्ट है, ये जम्मू कश्मीर में लागू है, नॉर्थ ईस्ट में लागू है, और कई राज्यों में ये एक्ट लागू जहाँ जहाँ पर लागू है वहाँ के लोग इसको हटाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन चूंकि देश में लोगों के अधिकारों के साथ साथ शांति, सुरक्षा और एकता अखंडता जरूरी है, इसलिए इसको हम लागू करके रखा हुआ है। तो ये तो चीज़ थी यहाँ पर। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये तो हो गए फंडामेंटल राइट। तो आर्टिकल 34 तक हमने फंडामेंटल राइट पढ़े। इसके अलावा एक अनुच्छेद और है जिसका नाम है आर्टिकल 35। आर्टिकल 35 में बोला है कि संसद को यह शक्ति है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए जो विधि की जरूरत है वह विधि बना सकती है। यानी कोई फंडामेंटल राइट अगर वो लागू नहीं है उसको विधि बनाने की जरूरत है। जैसे आर्टिकल 17 की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 17 की अगर विधि की अस्पष्टता, तो इसमें अस्पष्टता को व्यवहारिक रूप से लागू करने के लिए संसद कानून बनाएगी, और संसद ने कानून बनाया। इसी प्रकार शोषण के विरुद्ध के अधिकार की बात करें तो उसमें सरकार ने अधिकार, उसमें बाल श्रम को लेकर के, शोषण के विरुद्ध अधिकार को लेकर के सरकार ने, संसद ने क्या बनाया है, एक्ट बनाए। तो आर्टिकल 35 केवल संसद को शक्ति देता है कि वो मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए क्या बनाए, कानून बनाए। ठीक है। इसके अलावा हम संसद और संसद की जो मौलिक अधिकारों में संशोधन की शक्ति है उसको लेकर के देखते हैं। ध्यान रखना एक शब्द कि सारे मौलिक अधिकार, सारे फंडामेंटल राइट बेसिक स्ट्रक्चर का भाग नहीं है, इसलिए इनमें संशोधन किया जा सकता है। ठीक है। दूसरी बात, इस संशोधन को लेकर के समय समय पर बात है जिसमें बोला गया, सबसे पहले शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह केस आया था। शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह केस में ये बोला गया था, इन दोनों केसों में, सज्जन सिंह और शंकरी प्रसाद केस में बोला गया, इन दोनों केसों में एक बात बोली गई कि संसद संशोधन कर सकती है। संसद है वो संशोधन कर सकती है किसमें, फंडामेंटल राइट है। 1961 के शंकरी प्रसाद बाद और सज्जन सिंह बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि संसद आर्टिकल 368 की पावर को यूज करते हुए फंडामेंटल राइटों में संशोधन कर सकती है। इसके बाद आया गोलकनाथ बाद। गोलकनाथ बाद की अगर हम बात करें, इसमें संसद ने बोला, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि संसद आर्टिकल 368 का यूज करते हुए फंडामेंटल राइट में संशोधन नहीं कर सकती। फंडामेंटल राइट में संशोधन नहीं कर सकती, अर्थात इसमें किसको बढ़ती थी, फंडामेंटल राइट को। लेकिन बाद में केशवानंद भारती बाद आया, और केशवानंद भारती बाद में क्या किया कि संशोधन कर सकती है। क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकती। अब बेसिक स्ट्रक्चर अनडिफाइन, अर्थात संसद को शक्ति तो है लेकिन शक्ति लिमिटेड है। वो केवल मौलिक अधिकारों के उन्हीं पार्टों को संशोधन कर सकती है जो बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन नहीं करते। जैसे समानता, अब समानता बेसिक स्ट्रक्चर का भाग है, तो इनका मौलिक अधिकारों का कोई सा प्रोविजन में संशोधन ऐसा नहीं किया जाएगा जो समानता का उल्लंघन करता। तो ये है इनकी पूरी बात, ये संशोधन की बात। ठीक है ना, कि इनमें संशोधन, तो आज भी इनमें संशोधन होता है, लेकिन संशोधन है वो सिर्फ एक सीमा तक ही किया जा सकता है। तो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था
कि इनमें संशोधन किया जा सकता है, तो संशोधन किया जा सकता है। यूपीएससी में ये भी क्वेश्चन पूछा था कि ये सभी बेसिक स्ट्रक्चर का भाग है, तो बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर का भाग नहीं है। आर्टिकल 32 और आर्टिकल 14 ये दो ही बेसिक स्ट्रक्चर का भाग है, बाकी अन्य अनुच्छेद, अन्य फंडामेंटल राइट बेसिक स्ट्रक्चर का भाग नहीं है। ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखनी। अब देखो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर आपसे पूछे जाएंगे प्री और मेंस में, तो प्री के तो मैं आपको बताता हूँ बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। डायरेक्ट प्री में डायरेक्ट पूछते हैं आपसे कि किस आर्टिकल में ये कौन सा अधिकार आता है, ठीक है ना, या किस अनुच्छेद में कौन सा अधिकार है। सबसे महत्वपूर्ण जो कॉन्सेप्ट का जो क्वेश्चन पूछेंगे वो आपसे पूछेंगे, इनको जोड़ के जुडिशरी वर्सेस संसद, इनके विवाद को लेकर के पूछ सकते हैं। तो जुडिशरी की बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये हमेशा फंडामेंटल राइटों को ज़्यादा वरीयता देगी, और संसद की बात करें तो सामाजिक न्याय को ज़्यादा वरीयता देगी। ठीक है, इस प्रकार इनमें डीपीएसपी को जोड़ के दे सकते हैं, डीपीएसपी वर्सेस फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट आती है तो जुडिशरी की पावर, और डीपीएसपी आती है तो संसद की पावर या सरकार की पावर। इनको ध्यान रखना है, सॉल्व करेंगे इन क्वेश्चन। और एक पीआईएल को लेकर क्वेश्चन पूछे जा सकता है, तो वो आपके समझ में आ गया होगा। और एक न्यायिक सक्रियता, हालांकि इसको आगे भी पढ़ेंगे हम, न्यायिक सक्रियता जो पीआईएल है वो न्यायिक सक्रियता जनहित याचिका, इनको लेकर के क्वेश्चन पूछा जाता है, इनको लेकर निबंध भी आ सकता है, तो वो चीज़ हमें देखनी है। तो आपको यहाँ तक फंडामेंटल राइटों को लेकर के प्री और मेंस के हिसाब से कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अब हमारा फंडामेंटल राइट कंप्लीट हो चुका है। अगला हमारा जो टॉपिक होगा वो डीपीएसपी होगा, तो हम डीपीएसपी को देखेंगे एक बार, ठीक है ना। उसके बाद डीपीएसपी का फंडामेंटल ड्यूटीज़ देखेंगे, और फिर हम और कुछ एक्ट वैक्ट है, कुछ चीज़ रहेगी, उनको भी देखेंगे, ठीक है ना। तो ये फैक्ट है, इनको भी कैलकुलेट करेंगे, काफ़ी फैक्ट इसमें लिए हैं। तो उसके बाद हम डीपीएसपी देखेंगे, ठीक है ना। डीपीएसपी क्यों ज़रूरी है, क्यों महत्व है, उन्हें कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर उनके आर्टिकल दे ही रखे हैं, इन आर्टिकलों को देखेंगे, और फिर डीपीएसपी का फंडामेंटल ड्यूटी खत्म करेंगे। और फंडामेंटल ड्यूटी के बाद हम संसद के पास पहुँचेंगे। संसद बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, उसको देखेंगे। कम से कम 10 से 15 लेक्चर और लगेंगे पॉलिटी में, कम से कम आपके टोटल 25 लेक्चर बढ़ेंगे पॉलिटी में, तब जाके पॉलिटी खत्म होगी। क्योंकि हम धीमे धीमे करेंगे, थोड़ा आराम से करेंगे, और हो सकता है मैं वीडियो की लेंथ और बढ़ा दूँ, लेकिन आप आगे आप भी रिवीजन करते रहिए, जो नोट्स आपको शेयर किए उनको अच्छे से पढ़ते रहिए। अब ये टाइम है, ये बिल्कुल आपको मतलब लूज लेने का नहीं है। अगर आप सच में एग्ज़ाम पास करना चाहते हैं तो आप पूरी दम लगा दो, और गारंटी है अगर आपने नोट्सों को अच्छे से पढ़ लिया, अगर मेरे वीडियो को अच्छे से समझ लिया, तो आप कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे। लेकिन ध्यान रखना, समझना है, अप्लाई करना है, तब जाके नहीं छूटेंगे। अदरवाइज सेम रट लिया तो छूट जाएंगे, क्योंकि मैंने भी इसमें सारी फैक्ट नहीं लिखे, कुछ फैक्ट छूट गए होंगे। लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है तो आप उन फैक्टों को बिना याद किए भी उनका आंसर अच्छे से मेंस में प्री में दे सकते हो। तो आप अच्छे से रिवीजन करें। फंडामेंटल राइट बहुत बड़ा चैप्टर था, इसको हमने समाप्त कर दिया गया। अब हमारा अगला चैप्टर होगा, वो होगा डीपीएसपी। तो हम डीपीएसपी को देखेंगे, और अच्छे से उसके साथ हम जोड़ेंगे इनको, और सामाजिक न्याय की बात करेंगे, उनका आंसर कैसे लिखते हैं उसको भी देखेंगे। तो इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।